हेलो 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 भाई कुछ करो। ये ले जाए ना आईटी में दे देना। हेलो ठीक है। हाँ चार्ज हुआ। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपना नाम मैं बता दूं, शफीक मोहम्मद, और एमएनएससी से क्वालिफाइड, और वन ऑफ द बिग फोर ऑडिट फर्म केपीएमजी। नाम सुना है? केपीएमजी का नाम नहीं सुना? तो उसमें मैंने एक्सटर्नल ऑडिट में एज अ काम किया हुआ है। इसके अलावा ऑलमोस्ट 2018 से पढ़ा रहा हूँ। बहरहाल हमारी क्लास ऑलरेडी जो है ना इतनी लेट हो गई है, तो इतना लंबा इंट्रोडक्शन पे मैं नहीं जा रहा। मूविंग टुवर्ड्स दी ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर की तरफ हम आते हैं। क्योंकि लैपटॉप का मेरा कुछ इशू आ रहा था, तो इस वजह से डिले हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा जी, असल में ना आज हमारी जो पहली क्लास है ना, ये क्लास ऐसी है कि समझ लो ये आपकी ऑडिट की ना बेस बिल्ड करेगी। तो इस क्लास में हम ज्यादा कुछ टेक्निकल चीजें नहीं पढ़ेंगे। मैं बेसिक बेसिक बातें करूंगा, लेकिन वो बेसिक बातें जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आपका ऑडिट का माइंड सेट डेवलप करेंगी। सबसे पहले मुझे ये बताओ, पहले तो यार इधर इधर इधर, अब्दुल्ला, मेरी आंखों में देखो, प्यार से प्यार से। अच्छा भाई, इधर इधर इधर। पहले तो ना, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ऑडिट क्या है। किसी ने सुना है ऑडिट के बारे में? क्या है ऑडिट, कोई बताएगा? हाँ भाई, आसान अल्फाजों में। चोरी पकड़ना। पुलिस वाले हैं क्या? सिंध पुलिस? अच्छा भाई, इधर इधर, और कोई? ऑडिट क्या है यार? वेरीफाइंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा चलें, अब जरा समझें कि अगर मैं बेसिक बिल्कुल बात करूं ना ऑडिट की, तो यूं समझें कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, मैं इतना पढ़ा लिखा था नहीं। मैंने कहा, अब्दुल्ला भाई मेरे पास पैसा है, आपके पास स्किल्स है, तो आप एक काम करो, आप बिजनेस स्टार्ट करो और बिजनेस चलाओ। साल गुजर गया, माशाल्लाह से बिजनेस बहुत प्रॉफिट में था। अब्दुल्ला ने मुझे बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाए। अब्दुल्ला ने मुझे बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाए। अब मैंने अब्दुल्ला को पैसे तो दिए, बिजनेस भी अब्दुल्ला ने चलाया, प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन मैं अब्दुल्ला पे भरोसा नहीं कर सकता भाई। मेरी नीयत, मतलब कि मेरे जो पर्सनैलिटी है ना, वही ऐसी है कि मैं अब्दुल्ला पे शक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक बंदे को बोला, भाई कि मुझे पता नहीं है कि ये किस तरह बिजनेस चला रहा है, क्या पता प्रॉफिट झूठे हो, है ना? हो सकता है कैश बहुत ज्यादा दिखाया हो और बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा दिखाया हो, लेकिन इतना बैंक बैलेंस ना हो सकता है ना ऐसा। तो मैंने एक बंदा अपॉइंट किया। आपका क्या नाम है? हमाद। हमाद को मैंने अपॉइंट किया और हमाद को मैंने बोला, भाई चेक कर जरा कि ये बिजनेस बिल्कुल जो इसने प्रॉफिट्स दिखाए हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं। तो इसने चेक किया, बहरहाल तो पता चला कि भाई प्रॉफिट्स क्या है, सच्चे हैं। तो ये जो हमाद ने काम किया ना बेसिकली, वो क्या किया है, जो भी बिजनेस का हिसाब किताब था ना, उसको हमाद ने क्या किया है, चेक किया है। यानी उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया था, वेरीफाई किया है। इसको आसान अल्फाजों में क्या बोलते हैं, ऑडिट। अब ये पुराने वक्तों में की बातें, इस तरह चीजें हुआ करती थी, छोटे छोटे बिजनेस हुए करते थे। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन्वेस्टमेंट की और अब्दुल्ला बिजनेस चला रहा है, सही। लेकिन जरा सोचो, वक्त बदला ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में सुना है? ये पता है? इसका इसी से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पता है? अबे लाशें हो क्या, बोलो भाई। नहीं पता? बता देते। अच्छा, देखें, आज आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे नेस्ले, यूनिलीवर, एंग्रो, और ये मोबाइल टेक्नोलॉजीज, गाड़ियों की टेक्नोलॉजीज, टेस्ला, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ता होगा यार। तो
अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है कि यानी इंडस्ट्री लगाओ, टेक्नोलॉजी को आगे से आगे बढ़ाओ, और ये 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा आया। और ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, तो सुनो इधर इधर इधर, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, तो हुआ क्या सीन, अब बड़ी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए क्या होता है, बड़ा फंड, ज्यादा पैसा। तो वो एक मालिक या दो मालिक तो नहीं कर सकते ना वो काम। तो इसका एक समझदार शख्स ने हल बताया, क्या निकाला, बोला अवाम के पास जाओ और सबको बनाओ मालिक। यानी अब्दुल्ला को भी शेयर होल्डर बना लो, हमाद को भी शेयर होल्डर बना लो, ये जितने भी क्लास में बैठे सबको शेयर होल्डर बना दो। और मिसाल सोचो, फॉर एग्जाम्पल 10,000 बंदों को कंपनी का शेयर होल्डर बना दिया, पैसा तो आ गया। अब सोचो 10,000 मालिक हैं, सबको बिजनेस चलाने के लिए दे दें, वही बिजनेस सबको चलाने के लिए दे दें। सोचो यार, उसमें पीटीआई के कितने होंगे और नून लीग वाले कितने होंगे, कहां जाएगा बिजनेस। और वैसे ही चलो सोचो, सोचो वैसे ही कि 10,000 लोग अगर मालिक हो बिजनेस के, तो भाई प्रोग्राम, सीधी बात है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि शेयर होल्डर्स को बनाओ मालिक, मालिक बना दो और उनको बिठाओ साइड पे, यानी घर पे बैठो बेटा आप। और कंपनी चलाएगा कौन, डायरेक्टर्स। अब जरा वही वाली बात सोचना, चला कौन रहा है, मालिक कौन है, शेयर होल्डर कहां बैठा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब कंपनी चलाते हैं तो उनको अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। बच्चों वाली बात है बिल्कुल। अब बेटा यहां से मैं एक माइंड डेवलप करूंगा आपका, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या खिदमत इकबाल फाउंडेशन है, ऐसी बिजनेस चलाते हैं, कंपनी ऐसी चलाते हैं, क्या मिलता है उनको, पैसा, बेनिफिट्स, पर्क्स, सैलरी। और अगर सोचो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो शेयर होल्डर फिर क्या करेंगे उनके साथ, लात पड़ेगी और क्या, या फिर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बोनसेस नहीं मिलेंगे। तो अब अल्टीमेटली गेम क्या है बेटा, समझना कि जो मैनेजमेंट है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे हैं, तो इधर एक बात गौर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कौन बनाएगा, जो कंपनी चला रहा है ना। शेयर होल्डर तो घर पे बैठा हुआ, वो थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा भाई। तो अब सोचो, आप और मैं मिलके, लेट से फॉर एज्यूम, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर घर पे बैठा हुआ है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। क्या हमारी नीयत में खोट आ सकती है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा अच्छा करके दिखा देंगे, प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट कर देते हैं, एसेट्स को ओवरस्टेट कर देते हैं, लायबिलिटीज को अंडरस्टेट कर देते हैं, एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट कर सकते हैं ना। तो अब सोचो, जब यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाई, हम कौन है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने बनाई, और ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के हम शेयर होल्डर के घर पे भेजेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर कौन है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम घर पे भेजेंगे, तो क्या शेयर होल्डर के जहन में ये बात नहीं आएगी, यार मैनेजमेंट तो इसमें मैनिपुलेशन और विंडो ड्रेसिंग कर सकती है, कर सकती है नहीं कर सकती। तो शेयर होल्डर बेटा इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भरोसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो अब रास्ता क्या है, रास्ता बेटा वही है जैसे अब्दुल्ला बिजनेस कर रहा था, मैंने हमाद को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया था, यहां भी शेयर होल्डर यही काम करेगा। शेयर होल्डर क्या काम करेगा भाई, शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को, किसको, इंडिपेंडेंट ऑडिटर को। समझ आ रही है बात। और जब वो शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, तो उस इंडिपेंडेंट ऑडिटर का काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना, चेक करना, यानी ऑडिट करना। इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना। आप जरा सुनो हो क्या रहा है। ये बात असल में ना इतनी ज्यादा बताने वाली नहीं थी, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं पता है, याद नहीं होती। असल मसला पता है क्या है, असल बात क्या है, जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर आके, इधर देखो इधर, जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है ना, टेस्ट करता है ना, वेरीफाई करता है ना, और वेरीफाई करने के बाद क्या देता है,
बोलेगा ना, बताएगा शेयर होल्डर्स को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई है या नहीं बनी हुई, जिस तरह हमाद ने मुझे आगे बताया था। तो इससे पता है क्या होता है, यूजर का, इधर देखो भाई, यूजर का ट्रस्ट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये कॉन्फिडेंस असल गेम है बेटा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाई है ना, अगर अवाम का यानी शेयर होल्डर्स का और अवाम का और स्टॉक मार्केट का इसके ऊपर से ट्रस्ट उठ जाए, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा किसी काम की नहीं। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑडिटर ने चेक भी की, और ऑडिटर ने चेक करके बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, और बाद में पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं थी। अब सुनना हुआ क्या, जैसे ही ये बात मार्केट में आई ना, रातों रात लोगों ने अपने शेयर बेचे। क्यों? क्योंकि अब इस इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट ही नहीं है। जब इंफॉर्मेशन में ट्रस्ट नहीं होगा ना, तो इंफॉर्मेशन किसी काम की, बल्कि नुकसानदेह, बल्कि क्या है। तो बेटा अब समझना जरा कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर। वो ऑडिटर आगे करता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है। अब आप ये वर्ड वेरीफाई का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, क्या बोलना है, टेस्ट करता है। क्या करता है, टेस्ट करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टेस्ट करने को क्या बोलते हैं, ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टेस्ट करने को क्या बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने के बाद वो उस पे क्या देगा भाई, आके बताएगा ना शेयर होल्डर को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। अब क्या ऐसे कॉल करेगा, हाँ भाई शेयर होल्डर, एक एक शेयर होल्डर को, हाँ भाई शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। बेटा ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाएगा जिसको कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। क्या बनाएगा, और उसमें अपना ओपिनियन देगा। तो अब सुनना, जो ये ओपिनियन का वर्ड है ना, इसको हम कहते हैं अश्योरेंस। क्या कहते हैं, और इस ओपिनियन के अंदर होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। और इससे होगा क्या, यूजर का ट्रस्ट यानी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो हम ऑडिट को यही कहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है, और उसमें क्या देता है, ओपिनियन। बोलो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करता है, उस पर क्या देता है, ओपिनियन, और उस ओपिनियन से क्या होता है, यूजर का ट्रस्ट बढ़ जाता है। ये बेसिकली ऑडिट है। अच्छा अब थोड़ा सा ना मैं इस तरफ, क्योंकि नोट्स मेरे सारे उस लैपटॉप में, तो मैंने एक वर्ड की फाइल शेयर की हुई, तो आज थोड़ा सा ना नोट्स के बगैर, हो सकता है ब्रेक के बाद मसला हल हो जाए, तो नोट्स में आपको वैसे भी शेयर करवा दूंगा। ठीक है, उसका मसला नहीं है। जो जितनी भी मैंने बातें की ना, थोड़ी बहुत लिखी हुई है नोट्स में। सबसे पहले ना हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें सिर्फ नॉलेज तो नहीं चाहिए, पेपर भी तो देना है ना भाई। सही बात है। किस किस ने सुना है ये बात, इस बात को सुना है कि ऑडिट का पेपर बहुत इजी है, किस किस ने ये बात सुनी है। अरे वाइस वर्सा बता दो, मुश्किल है, सुना है, मुश्किल है। और कौन कौन सबसे एंड में दे रहा है ये पेपर, क्यों, मुश्किल है, तो भाग रहे थे मुश्किल से, तालमेल बना रहे थे। भाई पेपर ही दे रहा है ना, तालमेल बना रहा है। अच्छा, बहरहाल, अच्छा अब समझिएगा, इतना कोई मुश्किल पेपर नहीं है। और जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो बच्चों वाली बात है, लेकिन जब आप पेपर दे के आते हो ना, तो 48, 49, 40, 35, और पता है बच्चा क्या बोलता है ऑडिट के पेपर का, कि यार सर मैंने सब कुछ सही लिखा था, लेकिन फिर भी मेरा पेपर, मुझे लगता है एग्जामिनर सिंध बोर्ड का है। पॉइंट क्या है जरा समझना, सबसे पहले ना, अगर मैं यहाँ पे पेपर का फॉर्मेट लिखूं, नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इस पेपर का फॉर्मेट देखूं, तो भाई मेजोरिटी बच्चों ने, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसकी भी पहली अटेम्प्ट है स्किल्स की, बिल्कुल अभी पहला पहला पेपर देगा, नहीं है, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को फॉर्मेट तो पता होगा, क्या फॉर्मेट होता है पेपर का नॉर्मली, एक बच्चा कोई बताए, हाँ भाई, 60-40, 60% क्या, एमसीक्यू,
अब इधर देखो, ऑडिट के पेपर में इधर 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 कर लेना यार, अभी मेरा टाइम है ना, मुझे तो पैसे भी मिल रहे हैं इसके। इधर बेटा यहाँ पे देखो, दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ऑडिट के पेपर का जो फॉर्मेट है इसमें क्या है, दो सेक्शन, एक सेक्शन ए सेक्शन दूसरा बी। यहां पे 30 मार्क्स जो आपके पास होंगे ना, वो होंगे केस ओटीक्यू। 30 मार्क्स क्या है, और एक ओटीक्यू के 1 OTQ विल कैरी 10 मार्क्स। तो टोटल कितने ओटीक्यू आएंगे बेटा, तो यानी सेक्शन ए के अंदर आपके पास 3 OTQs होंगे। और इस ओटीक्यू में होता क्या है, यूं समझ लो एमसीक्यू होते हैं। तो आपको अगर मैं यूं बोलूं ना आसान अल्फाजों में कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, तो सेक्शन बी में क्या होता है फिर, सीआरक्यू। और सीआरक्यू कितने मार्क्स के होंगे, 70 मार्क्स। एक सेकंड बेटा आता हूं, सीआरक्यू कितने मार्क्स के, 70 मार्क्स के सीआरक्यू। अब बेटा जर्नल एमसीक्यू नहीं होते, पहले तो जरा ये किसी ने सवाल पूछा जर्नल एमसीक्यू आते हैं, बेटा जर्नल नहीं होते, केस गिवन होता है, पूरे केस के हिसाब से आपके पास उसी केस से स्पेसिफिक एमसीक्यू होते हैं। और वो उस एमसीक्यू में क्या होता है कि आपको 3 या 4 आपको केस से लिंक हो रहे होंगे, और 1-2 क्या होंगे, जर्नल एमसीक्यू होंगे। खैर अब मसला नहीं है वो, हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। अच्छा अब बताए क्या है यहाँ पे, 70 मार्क्स का क्या है, एमसीक्यू, ओ सॉरी सीआरक्यू। अब इस सीआरक्यू के अंदर पता है क्या होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं। सीआरक्यू के अंदर कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो बेटा पहला क्वेश्चन होता है वो 30 मार्क्स का होता है, दूसरा क्वेश्चन 20 मार्क्स, और तीसरा क्वेश्चन भी 20 मार्क्स। तो मैं इसको यूं करके लिख रहा हूं कि क्वेश्चन 1 30 मार्क्स, क्वेश्चन 2 20 मार्क्स, और क्वेश्चन 3 भी 20 मार्क्स। अब इधर देखें, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं ना, उसकी वजह क्या है, एक तो ये पेपर 95% थ्योरी है। अब थ्योरी सुनते ही ना बच्चा, पता है एक स्टूडेंट ने अभी मुझे कुछ दिन पहले बोला, सर ऑडिट तो वैसे ही थ्योरी है ना, रिकॉर्डेड पढ़ लूं। तो बेटा ये थ्योरी टेक्निकल थ्योरी है, टेक्निकल थ्योरी याद करने से ज्यादा समझ नहीं होगी। और इससे बड़ी मुसीबत पता है क्या है, समझ तो तुम लोग जाते हो माशाल्लाह से, सबका दिमाग अच्छा है, स्किल्स में आ चुके हो, ड्राफ्ट नहीं कर पाते। यानी अगर आपको मैं लिखने को दूं ना, मैं अगर आपको ये बोलूं कि IS2 किस किस को आता है, IS2 यार इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, याद सबको होगा, कहीं ना कहीं भूल चुके हो, ऐसा ही है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे लिख के दो ये बात लिख के दो, तो पता है क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के अल्फाज आधे होंगे। हमारा तो ही शी दा भी ना बीच में से गुम होता है, पता नहीं है कहाँ शुड लगाना है कहाँ कुड लगाना है, सेंटेंस ही पूरा नहीं होता। तो हम पता है क्या करते हैं, इधर इधर, अब इंटर किया हुआ है हमने, उसमें क्या जहन बनता था हमारा कि 4-10 मार्क्स का सवाल है तो 4 पेजेस लिखेंगे तो 10 मार्क्स आएंगे। मुझे याद है अच्छे से, मैं क्या करता था, अगर मुझे कोई सवाल करना होता था ना, और थोड़ा बहुत भी उसके बारे में पता है, तो मैं क्या करता था, 8 हेडिंग डालनी है और 4 पेज पूरे करने। हेडिंग रिपीट भी कर देता था मैं इंटर मैट्रिक में, इधर नहीं भाई इधर नहीं। सुनो अब इधर इधर, यहाँ क्या सीन है बेटा, आप बताए क्या कोशिश कर रहे होते हो, यार मैंने इतना लिखा है, इतना 4 लाइनें लिखी हैं, क्या एग्जामिनर मुझे 2 मार्क्स देगा, चल यार अब इसमें 2 लाइनें और ऐड कर देता हूं। ये सीरियस नहीं तुम लोगों का मसला है, पता है क्या करते हो, बात कंप्लीट करते नहीं हो, और समझते हो कि मैंने लाइनें ज्यादा लिखती हैं तो नंबर मिलेंगे। बेटा अगर पूरी बात करोगे तो क्या मिलेंगे, सही और पूरी बात करोगे तो क्या मिलेंगे, पूरे। अगर सही और पूरी बात नहीं की, तो बेटा चाहे पूरा पेज भर दो, नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हम बताए क्या कर रहे होंगे, ड्राफ्टिंग स्किल्स पे काम कर रहे होंगे। सेक्शन बी के अंदर जो सीआरक्यू है ना, उसकी ड्राफ्टिंग स्किल्स पे बेटा क्या करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। और इसके अंदर पता है क्या मामला है, कि मैं आपको क्वेश्चन क्लास में लिखवाऊंगा भी, मैं आपको बताऊंगा भी कि बेटा देखो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखा है, आप भी इस तरह लिखो। और एक और बात जो मैं यहाँ पे अभी अनाउंस कर रहा हूं, कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे भी बैठे हैं या ऑनलाइन बैठे हुए हैं, बेटा आप मुझे अपना आंसर भेजोगे,
मैं उस आंसर को आपको चेक करके बताऊंगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स का है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने कितना स्कोर किया है, और साथ ही साथ मैं आपको कमेंट बॉक्स एक बना के दूंगा जिसमें मैं लिखूंगा ये कि भाई अगर इसकी जगह जो आपने लिखा है अगर ये लिख देते थे तो ज्यादा बेहतर नंबर आ जाते, और अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा जो नहीं लिखना है तो मैं बताऊंगा कि ये चीज नहीं लिखनी। यानी दैट मीन्स होता प्रॉब्लम यहाँ पे ऑडिट के पेपर में यही आता है, पढ़ तो किताब से भी लोगे, मसला ये आता है कि आपको पता ही नहीं होता जो मैंने लिखा उसमें कितने मार्क्स आएंगे। तो जब असेसमेंट हो रही होगी शुरू से ही, जिस दिन मैंने पहला सीआरक्यू करवाया उस दिन से असेसमेंट आपकी, मैंने असाइनमेंट दिया, आपने मुझे बोला सर ये असाइनमेंट है कंप्लीट करके मैंने भेज दिया, मैं उसकी मार्किंग करके आपको दूंगा। तो सोचो यार अगर फॉर एग्जांपल एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपको नहीं पता होगा आपकी कितनी परसेंट तैयारी उसमें हो गई है, पता चल जाएगा ना। तो बेटा बेहतरीन चीज ये है कि मार्किंग स्कीम यहाँ पे मैं आपको मार्किंग करके दूंगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों से सब वादा करो आज कि जितने भी क्वेश्चन मैं बोलूंगा, जितनी दफा बोलूंगा उतनी दफा करने हो। यानी बताए क्यों बोल रहा हूं ऐसा, एक तो ये आपकी इंटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ज्यादा। दूसरा बेटा होता क्या है, अगर आप ऑडिट के पेपर को पढ़ने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद खोल के देखोगे ना, या खोल के देखने की जरूरत भी नहीं है, रियलाइज हो जाएगा आपको खुद ही कि 90% चीजें रिपीट हो रही है। यानी एक सीआरक्यू आया, उसने कहानी शुरू की, फलाना ढिमकाना करके कहानी शुरू की, अब उसके अंदर सवाल के अंदर मिलती जुलती पुरानी बातें ही होंगी जो आपने पास पेपर्स के अंदर सॉल्व की। यानी एग्जाम के अंदर आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी ही नहीं कि आप बोलो यार ये कोई अनोखी चीज आ गई और मैं इसको लिखूं कैसे। तो अगर एक चीज, किसी को ड्राफ्टिंग में मसला है, एक सवाल वो दो दो तीन तीन दफा कर ले तो यार ड्राफ्टिंग याद नहीं हो जाएगी, और जब ड्राफ्टिंग याद हो जाएगी और पेपर में वही चीज रिपीट हो रही है तब भी नहीं लिख पाओगे, तब भी नहीं लिख पाओ तो भाई फिर लानत का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं, और सीधा यही है, और क्या मतलब है, माजरत भाई। अच्छा अब इधर इधर समझिएगा बेटा, ये जो सेक्शन बी है सीआरक्यू, इसमें ना आपके पास 50 to 60 मार्क्स, बेटा 70 मार्क्स है ना यार, असल में फॉर्मेटिंग थोड़ी सी आगे पीछे होगी, आप लोगों को समझ में आ रही है बातें? हाँ भाई, तो 50 to 60% जो है ना आपका यहाँ पे, या यूं कह लो 70 out of 50 to 60 मार्क्स यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, केस होंगे, केस स्टडी। और उस केस स्टडी के अंदर क्या है बेटा, जागो यार, होशियार तू कितने बजे सोया था रात में? हाँ हाँ, 10 बजे सो गया था, फिर उठा कब, 12 बजे, 5 बजे? बेटा यहाँ पे जो केस स्टडी होंगे ना वो सिनेरियो बेस्ड होंगे। केस स्टडी क्या होंगे, सिनेरियो बेस्ड। और बाकी जो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 55% ले लेता हूं, मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल 50 या फिर 60 में से 55 मार्क्स की आपके पास क्या आ गई, केस स्टडी। तो बाकी जो 15 to 20 मार्क्स कह लो, यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। और यूं कह लो जैसे हम नहीं बोलते ये रट्टे वाले सवाल हैं, तो वो रट्टे वाले सवाल होंगे। अब इस तरह रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल समझना है उसको और अपनी वर्डिंग्स में लिखना है, लेकिन यूं कह लो कि याद करने वाली चीज है। अब ये होता क्या है, ये सवाल भी ना आपकी जो आप थ्योरी पढ़ोगे ना, तो बुक से आप पढ़ोगे, यहाँ पास पेपर में देखोगे रिपीटेटिवली कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब फलाना ढिमकाना, अभी तो कोई हमें पता ही नहीं ना टॉपिक क्या है, डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसीज, या ऑडिट क्या होता है, अश्योरेंस क्या होता है। इस तरह के आपके पास नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसकी मार्क्स कितने होंगे, जिसके नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा तो बोलो ना। अब सही है बेटा, 15 to 20 मार्क्स आपके पास क्या होंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। इन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में बताया क्या, इसमें भी मैं आपके ऊपर मेहरबानी क्या कर दूंगा, मैं आपको एक पूरा पोर्शन बना के दूंगा, पूरा पोर्शन बना के दूंगा,
कि आपने बेटा इसमें से क्या करने है, याद कर लेना। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ, एक गाइडलाइन बता रहा हूँ। वो गाइडलाइन क्या है कि आपने बेटा अपने नोट्स तैयार करने हैं। मैं तो नोट्स दूंगा, आपने अपने नोट्स तैयार करने हैं। और कैसे तैयार करने हैं बेटा, आप पूरे चैप्टर की पूरी समरी बना रहे हो, टॉपिक की पूरी समरी बना रहे हो, और उसमें जगह छोड़ना। जगह क्यों छोड़नी है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक करवा दिया, आपने पूरी समरी बना ली उसकी, उसके बाद जो जगह बच रही होगी ना आपके पास, उसमें आप क्योंकि स्टडी टेक्स्ट भी तो पढ़ोगे, क्वेश्चंस भी करोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आपको कोई बात समझ में आएगी ना, वो उसमें नोट डाउन करो। क्यों करना है ऐसा बता रहा हूं। आप लोग क्या करते हो, एंड टाइम पे बिल्कुल स्टडी अप पढ़ रहे हो। एक हफ्ता रह गया यार, अभी मैंने स्टडी अप शुरू किया है। बेटा क्या याद रहेगा? एक दफा शुरू में साथ साथ पढ़ते जाओ, अपने नोट्स बना लो। एग्जाम से पहले सिर्फ फिर अपने नोट्स रिवाइज करना। अपने नोट्स ही ऐसे बना लो कि फिर स्टडी अप की तरफ जाने की जरूरत। मैं ये नहीं बोला स्टडी अप पढ़ना नहीं, साथ साथ पढ़ते जाना, फिर एंड में पढ़ने की जरूरत। एंड में बेटा नहीं पढ़ना यार, पास पेपर सॉल्व करने हैं, इतना सारा लिखना है, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो क्या हम बैठ के थ्योरियां पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। समझ आ रही है बात? यहां तक बेटा कोई सवाल, ऑनलाइन स्टूडेंट का कोई सवाल, आप लोगों का कोई सवाल? सीआरक्यू बिल्कुल डिफाइंड होते हैं, ये भी बताने वाला हूं मैं। और कोई सवाल? वालेकुम अस्सलाम। लड़की तो फिर आ गया। कितने साल हो गए ऑडिट पढ़े हुए? नहीं नहीं, पहले जब क्लिफ्टन कैंपस में पढ़ा था। ज्यादा हो गए। खैर है। अच्छा। अब बेटा यहाँ पे कोई और सवाल है किसी का तो पूछ लो जल्दी से यार। क्या क्या क्या? ये कह रहा है ऑडिटर से ही स्टेटमेंट्स बनवा लो। जब वो चेक कर रहा है तो बनवा भी उसी से लो। सही है। ये सवाल है भाई इसका। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको सवाल समझ में आ गया? बेटा चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अब देखो भाई, सुनना। क्या ऑडिटर की नीयत में खोट नहीं हो सकती? हो सकती है। और खास तौर पे जरा सोचो। चलो एक मिनट एक मिनट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई मैंने, तो चेक कौन करेगा? मैं ही ऑडिटर हूं, मैं ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, तो चेक कौन करेगा फिर? उसको क्या कहते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए एक और ऑडिटर अपॉइंट करें। क्योंकि बात तो यही है ना कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो बनाते हैं। कंपनी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही चला रहे हैं ना। कंपनी चलाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। शेयर होल्डर ने बोला, शेयर होल्डर तो खैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए किसी को अपॉइंट नहीं करता। होता यूं है कि कंपनी ने ही बोला कि ऑडिटर आ जाओ, हमें तुम ऑडिट करके मत दो, क्या करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो। तो अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने बनाई तो अपॉइंट किसने किया है? डायरेक्टर्स ने। तो ये ऑडिटर जो आया है अभी, वो किसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा? अब तो जैसे डायरेक्टर्स बोलेंगे कंधे पे हाथ रख के, वैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। अच्छा, अब चेक क्या करा बोलो। ऑडिट कमेटी एजीएम के अंदर शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? ऑडिटर को कभी भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते भाई। कौन अपॉइंट करते हैं? अच्छा, ये तुम आगे की बात पे जा रहे हो। F4 पढ़ के आए हो? बीटी का थोड़ा बहुत याद, अभी फिलहाल भूल जा। ये बोल रहे हैं नॉमिनेशन वगैरह होती है, अभी ये बातें आगे इंशाल्लाह होंगी, ठीक है। फिलहाल ये समझो कि अगर मैं ऑडिटर हूं, और मैं ही अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, तो फिर जब मैं चेक करूंगा तो कोई अपने किए हुए काम को चेक पता है कैसे करता है? जैसे मैं बोलूं आप अपना ऑडिट का पेपर खुद चेक कर लो। हाँ भाई, फिर समझ में नहीं आएगा ग्लोबल डिस्टिंक्शन किसको दें। और फिर पता है क्या हो रहा होगा? आप बोलोगे यार 100 दूंगा ना, अजीब सा लगेगा। 99 कर लो।
कोई कोई जो है बेचारा बिल्कुल ऐसा होगा, बोलेगा यार मैं तो वैसे ही पास होने के काबिल नहीं हूँ, 50 सही है मेरे, उसको रियलाइजेशन होगी। तो बहरहाल समझना ये बात कि कभी भी जो काम शख्स खुद करता है ना, उसको कभी भी वो चेक नहीं कर सकता। इसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू। कोई भी किया हुआ काम आप खुद दोबारा चेक नहीं करते, वरना आप गलतियां निकालोगे ही नहीं। आप तो बोलोगे मैं परफेक्ट हूं भाई। समझ आ रही है बात? वो नॉमिनेशन वाली बातें जो है ना, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां लिखने वाला हूं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। सबसे पहले तो बेटा क्या है, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। शेयर होल्डर्स अपॉइंट दी ऑडिटर इन दी, कहां बेटा? एजीएम में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये ऑडिटर करने क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ऑडिटर टेस्ट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और टेस्ट करने के बाद देगा क्या? अश्योरेंस यानी ओपिनियन। ऑडिटर एक्सप्रेस दी ओपिनियन आफ्टर टेस्टिंग दी एफएस। बेटा एक्सप्रेस, जो ये ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है आफ्टर टेस्टिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम बोलते क्या है? अश्योरेंस। एक्सप्रेसिंग दी ओपिनियन is known as assurance। और उससे पहले बेटा, ये जो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम? टेस्टिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टेस्टिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नोन एज ऑडिट। अब जरा एक बात सुनिएगा, ये ऑडिटर कौन है बेटा? इंडिपेंडेंट है। कौन है ये ऑडिटर? ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट। ये ऑडिटर कौन है बेटा? इंडिपेंडेंट है, यानी ये कंपनी के अंदर नहीं होता, ये अलग से इसकी फर्म होती है। इसकी क्या होती है अलग से? जिसको क्या बोलते हैं? ऑडिट फर्म। क्या बोलते हैं? ऑडिट फर्म। जैसे आपने नाम सुना हो शायद, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, डिलॉयट, ये बिग फोर फर्म्स हैं। इसके अलावा और भी फर्म्स हैं, सही है? तो ये सारी जितनी भी ऑडिट फर्म होती हैं, इसमें हम बोलते हैं कि ऑडिटर यहां पाया जाता है। सलाम वालेकुम। क्लास लेने आए हो या वीडियो शूट करने? बड़ी जल्दी आया है। बैठो। तो बेटा ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, और कहाँ होता है? ऑडिट फर्म के अंदर होता है। अब बड़ी मैं एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ऑडिटर माइंडसेट। बेटा ऑडिटर करने क्या आया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बोलो, चेक करने को क्या बोलते हैं? अल्फाज सही करो यार पहले। टेस्ट करने आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है? अब टेस्ट करते वक्त ऑडिटर आया, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्या वो यूं सोचे कि जो मैनेजमेंट जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये चोर हैं? क्या ये यूं सोचे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो फ्रॉड होगा ही होगा? या वो यूं सोचे कि यार ये फलां साहब जो है अब्दुल्ला, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनकी शक्ल तो बड़ी प्यारी है, लग भी ईमानदार शख्स रहे, तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई होगी? क्या यूं सोचे? नहीं। ऑडिटर बेटा क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे पता है क्या है? न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑडिटर ये सोचेगा कि फ्रॉड भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, और सब कुछ ठीक भी हो सकता है। माइंडसेट को न्यूट्रल रखने का मतलब ऑडिटर के यहाँ पे क्या है? बेटा फ्रॉड भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, और सब कुछ। तो ऑडिटर पता है क्या सोचता है? देयर में बी फ्रॉड इन दी एफएस,
एरर इन दी एफएस, और उसके बाद एवरीथिंग जेन्युइन। तो ऑडिटर का माइंडसेट बेटा ये। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑडिटर लेट से फॉर एग्जांपल आज से अगर मैं पूछूंगा ना आप कौन, आपकी तारीफ ऐसे बोलूंगा बेटा आप कौन हो, तो आप क्या बोलोगे? आप लोग ऑडिटर हो यार। कौन हो? ऑडिटर। आज से बेटा घर पे भी जाके अम्मा अब्बा को क्या बोलना है? मैं ऑडिटर हूँ। और गली मोहल्ले में भी घूमते रहना है ऐसे, मैं ऑडिटर हूँ। तो बेटा सोचो, आपको लेट से फॉर एग्जांपल हम सारे मिलके नेस्ले कंपनी का ऑडिट करने चले गए, तो नेस्ले कंपनी या लेट से फॉर एग्जांपल गूगल कंपनी का ऑडिट करने चले गए, सही है? अब गूगल कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी वो कैसे बनती हैं? फॉर द ईयर बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं? फॉर द ईयर बनती हैं। बेटा पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ईयरली बेसिस, एवरीथिंग इज देन। अच्छा चले इधर, ईयरली बेसिस पे बनती है। आपको पता है ऑडिट करने का कितना टाइम मिलता है? बिल्कुल सही जवाब दिया इसने, 3 महीने फिक्स नहीं है, यूं कह लो 2 से 3 महीने। तो पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका ऑडिट हमें कितने टाइम में, हम सब ऑडिटर है ना, हमें कितने टाइम में करना है? तो सोचो, क्या 2 से 3 महीने में इतनी बड़ी जाइंट कंपनी का ऑडिट हम कर सकते हैं? कर तो सकते हैं। मैं सवाल को थोड़ा सा रिकॉल रिवाइज कर रहा हूं, क्या पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट कर सकते हैं? नहीं। तो हम पता है क्या बोलेंगे? ऑडिटर ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सैंपलिंग बेसिस पे। किस बेसिस पे? ऑडिटर परफॉर्म्स द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन सैंपलिंग बेसिस। मैं जरा समझाता हूं सैंपलिंग बेसिस होता क्या है। सुनना, एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा पहले नहीं सुना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री देखी है, रिसीवेबल देखा है, कैश देखा है, बेटा रेवेन्यू देखा है, एक्सपेंसेस देखे हैं। इनके अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री बेची, इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री बेची। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इसके अंदर 10,000 ट्रांजैक्शन हैं जो सिर्फ किसकी हैं? इन्वेंट्री की हैं। सिर्फ किसकी है? इन्वेंट्री की। इसको हम पता है क्या बोलते हैं ऑडिट की जबान में? इंटायर पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? यानी अगर आप किसी भी हेड को उठाओगे ना, हेड कौन बेटा? रिसीवेबल जैसे फॉर एग्जांपल, या इन्वेंट्री या रेवेन्यू, तो उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस मौजूद होगी ना इन टोटल, उसको हम बोलेंगे इंटायर पॉपुलेशन। ऑडिटर उस इंटायर पॉपुलेशन में से सैंपल उठाता है। लेट से 10,000 में से, ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। ऑडिटर ने बोला 10,000 में से मेरे हिसाब से मुझे लेट से फॉर एग्जांपल 2,000 की का ऑडिट करना चाहिए, या 6,000 ट्रांजेक्शन्स का ऑडिट करना चाहिए, सही है? अब एक और मजे की बात, जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है ना भाई, तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए ऑडिटर सिर्फ मटेरियल ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करेगा, इमटेरियल का नहीं करेगा। तो एक और बात पता है क्या लिख लो? ऑडिटर ऑडिट्स दी मटेरियल आइटम्स ओनली। बेटा क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस का ऑडिट नहीं हो सकता, और जब सारी ट्रांजैक्शंस का ऑडिट नहीं हो सकता तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट करेगा, और दूसरा मटेरियल ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करेगा। अच्छा इधर देखें जरा, मैं अगर मैं अपनी ये वाली बातें जो मैंने लिखी थी इसको मैं इधर आऊं, ऑडिटर क्या करता है? एक्सप्रेस करता है ओपिनियन। ऐसा ही है, यही लिखा था। बेटा सोचें, क्या ऑडिटर जब मटेरियल ट्रांजैक्शंस का ऑडिट कर रहा है, सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट कर रहा है, तो ऑडिटर क्या अपने इस जो रिपोर्ट बनाएगा उसके अंदर गारंटी दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं गारंटी देता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है? नहीं।
ऑडिटर बेटा क्या करेगा? ओपिनियन देगा। गारंटी देना इज हराम बेटा ऑडिट के अंदर। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर गारंटी क्या देगा बेटा? ओपिनियन देगा। और ओपिनियन को क्या बोलते हैं? अश्योरेंस। तो एक और बात यहां पे लिख लें बेटा, क्योंकि सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट होता है और मटेरियल आइटम्स का होता है, तो देयरफॉर ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर इज नॉट अ गारंटी। बेटा ये गारंटी नहीं है। ऑडिटर जो अपना ओपिनियन देता है ये गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? आपका नाम क्या है? हम्म, असरा। बेटा बात क्लियर है सारी? अच्छा जी, अब एक बात सुनिएगा। जो मैंने शुरू में आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात बोली थी, उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज बनते बनते इतनी जायंट कंपनीज बन गई कि उनको हमने बोला पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है? जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। तो याद रखिएगा, फॉर पब्लिक लिस्टेड कंपनी, फॉर पब्लिक लिस्टेड कंपनी ऑडिट इज मैंडेटरी। ऑडिट इज मैंडेटरी। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए ऑडिट क्या है? मैंडेटरी। यहां तक बेटा अभी हम इसको यहीं रख रहे हैं। मैं अभी आपको ब्रेक दे रहा हूं 15 मिनट की। अच्छा, ये जब चीजें जो है मैं बता रहा हूं ना आपको, ये सारी नोट्स में लिखी हुई है। जो मेरा लैपटॉप था ना, इसमें सब लिखा हुआ है। आप क्या करो, आप अपने नोटिंग पॉइंट्स लिखो। टेंशन क्यों ले रहा है? सही है। आप क्या करो बेटा, आप अपने नोट्स बनाओगे। और अपने नोट्स की खासियत पता है क्या होती है? जिस जबान में लिखना है लिखो। मेरा एक दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, उसने F4 का पेपर दिया बैक इन 2013। मैं लग रहा हूँ शायद आपको कि अभी अभी शायद इस सर ने क्वालिफाई किया होगा। मैं 2018 से बेटा पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्वालिफाई 2018 में किया था। और एसी से स्टार्ट तो मैंने 2014 में किया था। तो पुराने चावल है आपका भाई, समझ रहे हो? तो F4 का पेपर मेरे दोस्त ने दिया। अच्छा, वो पता है क्या लिखता रहता था? अब हम सुन रहे हैं सर को, और वो सुन भी रहा है लिख भी रहा है। एक दफा मैंने उसका रजिस्टर उठा लिया। मैंने क्या है? तो उसने ऊपर भी रजिस्टर जहां हेडिंग डलती है ना, वहां भी कुछ लिखा हुआ है और पता नहीं क्या क्या, और उर्दू में लिखा। मैंने क्या कर रहा है? बोला मैं नोटिंग कर रहा हूँ अपनी जबान में। और बेटा फिर उसने पूरा पेपर, समझ लो, जो अपनी जबान में उसने उर्दू में लिखा था ना, उसको ट्रांसलेट किया पेपर के अंदर इंग्लिश में। ना बुक खोली ना कुछ, पेपर दे के आया। बेटा 60+ पास। क्योंकि भाई बुक खोलोगे तो कमाल तो होगा। मैं ये नहीं कह रहा बुक नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन बुक पढ़े बगैर क्या किया उसने? अपने नोट्स ही इतने वीआईपी बनाए कि उसने एक एक जगह का इस्तेमाल किया अपने नोट्स में भाई। तो मैंने बोला यार नोट्स इस तरह बनने चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कभी बनाए नहीं वैसे नोट्स। अच्छा जी, आप बेटा इस चीज को फॉलो करें। मैं बोला नोट्स अच्छे बनाइएगा। अब हम ब्रेक ले रहे हैं। राइट नाउ इट्स 11:30। हमारी क्लास 1 बजे तक है ना। 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं हम। ठीक है, मीन वाइल मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लैपटॉप का इशू रिजॉल्व हो जाए, ताकि फिर यार लिखने में मुझे भी आसानी हो और आपको भी बेहतर नोट समझ में आए। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आपका कोई सवाल है तो पूछें, वरना हम फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा आफ्टर 20 मिनट्स। अच्छा, ये अदील, अदील मैं आपका सवाल लूंगा इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। मैंने देख लिया ये, और डेडलाइन भी बताऊंगा। ठीक है, डेडलाइन भी बता दूंगा अदील। ठीक है।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा बेटा, ये स्टार्ट करते हैं दोबारा। ये देख लो बेटा, पेपर पैटर्न आपके पास यहाँ सामने है। तो ये सारी मेहनत हुई हुई थी। अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप का इशू था, जिसकी वजह से मैंने वर्ड की फाइल पे लिख रहा था उसमें। तो बेटा यहाँ सेक्शन ए, 3 MTQ, या इसको OTQ कह लें, और 10 मार्क्स। और इस 10 मार्क्स के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या है बेटा, 5 MCQ होंगे। हर MTQ के अंदर या OTQ के अंदर 5 क्या होंगे बेटा? तो एक MCQ के कितना नंबर होंगे? 2 नंबर। सही है। और उसके बाद CRQ मैंने आपको बताया बेटा, एक CRQ कितने मार्क्स का? पहला पहला 30 मार्क्स का, दूसरा 20 मार्क्स का, और तीसरा 20। तो ये 70 मार्क्स में मैंने आपको बताया था 50 to 60 मार्क्स क्या होंगे? केस स्टडी। और बाकी क्या होगा? नॉलेज बेस्ड। अब सुन लीजिएगा जरा बेटा, ये ऑडिट का जो पेपर है ना, ये बहुत ज्यादा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सेक्शन बी में क्या आएगा। यानी आज की पहली क्लास में खड़े होते मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि आपको ये जो ये CRQ है ना, 3 CRQ, इसमें एक सवाल आपको इंटरनल कंट्रोल से मिलेगा। बेटा उसके बाद आपको एक सवाल यहाँ पे प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट में से मिलेगा। और उसके बाद तीसरा बेटा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। यानी यूं समझो, सारे टॉपिक्स नहीं लिखे मैंने भाई सारे टॉपिक्स नहीं लिखे। ये प्रोजेक्टर कुछ और ही लाइट दे रहा है। सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ नहीं लिखे, लेकिन अगर मैं बोलूँ ना कि CRQ के अंदर कौन से टॉपिक आएंगे केस स्टडी के अंदर, तो बेटा एक आपको केस स्टडी मिलेगा इंटरनल कंट्रोल के टॉपिक से, एक आपको प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट में से मिलेगा, शायद किसी ने सुना हो, ऑडिट रिस्क, और तीसरा आपको यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। बेटा क्योंकि हम टॉपिक पहली क्लास में, कोई भी टीचर होगा ना आपको ऑडिट पढ़ा रहा होगा, पहली क्लास में ना वो पूरा आपको कंटेंट नहीं बताएगा। उसकी वजह ये, अब मैंने यहाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखा, आपको पता ही नहीं है। समझ आ रही है बात? जैसे FR का पेपर पढ़ा है ना, तो अगर सर पहली क्लास में बोल रहे हो कि हम कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, हम कैश फ्लो पढ़ेंगे, तो समझ में आता है। या मैं बोल रहा हूं आपको हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ेंगे, तो आप बोलोगे सर कौन सी दुनिया है, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको कि ये तीन जो CRQ है ना, उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर मेजरली टेस्ट होता है पेपर के अंदर। और अगर मैं पूरे कोर्स की बात करूं ना, उस पूरे कोर्स में इन तीन टॉपिक्स की जो वेटेज है ना, वो 50 to 60 मार्क्स है बेटा। यानी अगर जिसने इन तीन टॉपिक्स पे ग्रिप ले ली, बाकी क्या है फिर? मुन्ना, बच्चा है बैठा है, फिर बाकी सब क्या है? हलवा है। इन तीन टॉपिक्स पे ही हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। बाकी वे भी करेंगे, लेकिन जो हमारी कोर फोकस होगा ना, इंटरनल कंट्रोल्स, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अब क्योंकि हमारी आज की क्लास जो है ना, जरा लेट भी स्टार्ट हुई है, प्रोजेक्टर का भी इशू था, लैपटॉप का भी, तो ये सारी चीजें अब मैंने एक दफा फिर दोबारा इसलिए आ रहा हूँ कि एक नोट्स वगैरह आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो बेटा ये आप कह रहे थे ना, सब मौजूद है, देख रहे हो आपके भाई ने कितनी मेहनत की। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखें, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था ना, वो भी देखो यहाँ मौजूद है। ऑडिटर कौन होता है बेटा? एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? इंडिपेंडेंट। और बेटा समझिएगा, इंडिपेंडेंट का मतलब पता है क्या है? ये ऑडिटर होता है फर्म में, ये कंपनी के अंदर नहीं होता।
और इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी बाइजनेस वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब फर्म में पता है क्या, आपको जरा समझना पड़ेगा कि आप ऑडिट फर्म में जाओगे ना, और मैंने आपको क्या बोला था, आप कौन हो, ऑडिटर। तो एक ऑडिट फर्म की थोड़ी सी हायरार्की समझना भी जरूरी है कि सबसे पहले जो ऑडिट फर्म में जो बॉस होते हैं ना, उसको हम पता है क्या बोलते हैं, ऑडिट पार्टनर। सबसे पहले कौन है, सबसे ऊपर कौन है भाई, ऑडिट पार्टनर। उसके बाद बेटा डायरेक्टर डायरेक्टर वाली गेम नहीं है यहाँ पे, फर्म है, फर्म है, क्या है, होंगे डायरेक्टर्स, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, ऑडिट की हायरार्की सीख रहे हैं ना, कि कौन क्या जिम्मेदारी लेता है। तो सबसे पहले कौन है, ऑडिट। जो ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, इस ऑडिट रिपोर्ट में पता है किसके साइन होते हैं, इसी ऑडिट पार्टनर के साइन होते हैं। इसके साइन कहां होते हैं बेटा, यानी अगर इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई गड़बड़ हुई, लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां थी, लेकिन ऑडिटर ने बोल दिया, लिख दिया सही है, तो अगर गड़ास हुई तो कौन फंसेगा भाई, ऑडिट पार्टनर, ऑडिट पार्टनर फंसेगा। इसके बाद बेटा नीचे एक और, इस ऑडिट पार्टनर के नीचे होता है ऑडिट मैनेजर। मैनेजर के बाद होता है ऑडिट सुपरवाइजर। ऑडिट सुपरवाइजर के बाद होता है सीनियर। और सीनियर के बाद बेटा कौन, अब सुनिएगा इधर, ऑडिट पार्टनर का काम क्या है बेटा, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना, और उसके अलावा और भी बातें होंगी। जब हम ऑडिट करने जाते हैं ना, तो ऑडिट की बेटा बाकायदा प्लानिंग होती है, ऐसे नहीं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, गेट खोलो ऑडिट होने आया है। बेटा बाकायदा प्लानिंग करता है ऑडिटर, और प्लानिंग से भी पहले कॉन्ट्रैक्ट भी तो होगा, एक एग्रीमेंट भी तो होगा, जिसके अंदर भाई हम ऑडिट करने आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां ये हैं, हमारी जिम्मेदारियां, ये सारी चीजें होती है ना। तो ऑडिट में बेटा प्लानिंग भी होती है, तो ये प्लानिंग करने का काम किसका होता है, मैनेजर का। और उसके बाद बेटा सुपरवाइजर हो, सीनियर हो या जूनियर हो, ये बताए कहाँ होते हैं, ये ऑडिट करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑडिट परफॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑडिट परफॉर्म करते हैं। तो हायरार्की को समझो, जब हम सवाल करने जा रहे होंगे ना, तो अक्सर यूं बोलेगा, यू आर द ऑडिट सुपरवाइजर, यू आर द ऑडिट मैनेजर, यू आर द ऑडिट पार्टनर। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा अब इधर ये हायरार्की समझ में आ गई। इसके बाद बेटा एक और बात यहां पे क्या थी, किस चीज का ऑडिट हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद बेटा जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो किसके लिए, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए ऑडिट मैंडेटरी है, इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, बताया था ना सारा, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, कहां पे, एजीएम। जल्दी जल्दी जा रहे हैं बेटा, ये हम बातें कर चुके हैं। ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करता है, और फिर क्या देता है, ओपिनियन देता है। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किस बेसिस पे होता है, सैम्पलिंग बेसिस पे। और फिर मटेरियल आइटम्स का ऑडिट होगा। और इसके बाद बेटा अब इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में पता है कंफ्यूजन क्या होती है, स्टूडेंट्स क्या, इवन मतलब प्रोफेशनल्स जो अकाउंटेंसी से ताल्लुक नहीं रखते ना, उनके जहन में पता है क्या कंफ्यूजन होती है, ऑडिटर आया है फ्रॉड पकड़ने। जैसे इसने शुरू में नहीं बोला था, ऑडिटर चोरी पकड़ता है। याद रखिएगा, एक चीज जहन में रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है, मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स बोलो या फिर मैनेजमेंट। अब सोचें, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बैंक है, तो बैंक के बाहर चौकीदार कौन खड़ा करेगा, ऑडिटर आके खड़ा करेगा। कौन खड़ा करता है,
इसका मतलब दूसरा अल्फाज सुन लो, इंटरनल कंट्रोल्स भी कौन बनाता है? मैनेजमेंट ही बनाती है। तो अगर इंटरनल कंट्रोल्स भी मैनेजमेंट बनाती है, इंटरनल कंट्रोल्स लगते क्यों हैं? एक कोई कंपनी इंटरनल कंट्रोल्स क्यों बनाती है? फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने के लिए बनाते हैं ना इंटरनल कंट्रोल्स। तो इसका मतलब फ्रॉड पकड़ना भी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। जिसने, देखो ना, मैनेजमेंट ने ही इंटरनल कंट्रोल्स बनाए, मैनेजमेंट ने ही। चौकीदार किसने रखा था? बेटा चौकीदार क्यों रखा है? ताकि चोरी ना हो। यानी कोई चोरी, कोई फ्रॉड, कोई एरर ना हो, इसके लिए बनाता है। क्या बनाते हैं? कंट्रोल्स। कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाती है। तो बेटा फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबल भी कौन हुई फिर? मैनेजमेंट ही हुई। ये ध्यान में रख लो। ऑडिटर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड पकड़ना नहीं है। ऑडिटर पता है क्यों आता है फिर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं? एज पर, बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएएस और आईएफआरएस। ऐसा ही है। ऑडिटर पता है क्या देखने आता है? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है, ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनी हुई है या नहीं बनी। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है, ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनी हुई है या नहीं बनी हुई, ऑडिटर सिर्फ इतना चेक करना आता है। अब देखो, IS 2 क्या कहता है? इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और, तो ऑडिटर यही चेक करने आएगा कि इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे है या नहीं। अगर तो नहीं है तो ऑडिटर क्या बोलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही। और अगर सही है बिल्कुल एज पर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे, तो ऑडिटर क्या बोलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आई? मकसद फ्रॉड पकड़ना नहीं है, मकसद क्या है ऑडिटर का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर दी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसलिए हम बताए क्या बोलते हैं? आप यूं कह लो कि ऑडिटर का मकसद ये है कि एफएस, दी पर्पज ऑफ, पूरा लिख देता हूं भाई, दी पर्पज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर is to check that the FS are prepared as per IS and IFRS or not। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं लिखी। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी मैं चेंजिंग करूंगा। अगर तो फाइन सुनना, इधर बोलना, जवाब देना मुझे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनी हुई है, इसका मतलब कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है ना? कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? मिस स्टेटमेंट क्या होती है? लेट से मैं आपको बताता हूँ मिस स्टेटमेंट आसान अल्फाजों में क्या होती है। मैं आपको बोलूं कोर्स 10 तारीख को खत्म होगा, लेकिन खत्म हो 12 तारीख को, तो आप बोलोगे सर ने मिस स्टेटमेंट तो की है लेकिन मटेरियल नहीं है। ऐसा ही है। कोर्स में बोलूं 10 तारीख को खत्म होगा, लेकिन कोर्स खत्म हो 25 तारीख को, फिर आप बोलोगे सर ने मिस स्टेटमेंट तो की है और मटेरियल मिस स्टेटमेंट की है ना? तो मिस स्टेटमेंट समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जबान में मिस स्टेटमेंट क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए थी, मैनेजमेंट ने नहीं बनाई, क्या बोलेंगे? मिस स्टेटमेंट। और अगर उसमें बड़ी बड़ी मिस स्टेटमेंट्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे? मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। तो पहले तो मिस स्टेटमेंट समझो क्या होती है। देखो मिस स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग अप्लाइड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं नजर आ रहा? अब नजर आ रहा है? बेटा आप पहली फुर्सत में चश्मा बनवा लें अपना। अच्छा, ये बताना जरूरी था। तो आगे बैठे, पीछे आपको नजर आ रहा है बेटा? बेटा लेंस में मसला है आपके। अच्छा जी, मिस स्टेटमेंट क्या कहते हैं बेटा?
जो अकाउंटिंग अप्लाई होनी चाहिए थी वो अप्लाई नहीं हुई। यानी लेट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इन्वेंट्री कैसे वैल्यू होनी चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट, और एक सेकेंड, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने किस बेसिस पे बना दी, हायर ऑफ कॉस्ट, और तो हम उसको पता है क्या बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट है, क्या बोलेंगे। अब देखें ऑडिटर के बारे में मैंने क्या बोला कि उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को डिटेक्ट करना, उसको क्या चेक करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन चेक करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनी है या नहीं बनी। यानी मैंने बताया, अब एक वर्ड यहां पे इस्तेमाल करूंगा, ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। यानी बात समझो बच्चों, एक ही बात है, एक तरह से सोचो, एक ही बात है ना यार। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होगी तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होंगी, फ्री फ्रॉम। ऑडिटर यही करना है। ऑडिटर ऐसा नहीं करता कि कोई मैसेज स्टेटमेंट मिली, आए हाय मजा आ गया, अब देख कैसा ओपिनियन देता हूं, ऐसे नहीं। ऑडिटर बेचारा ना गरीब, जब मटेरियल मैसेज स्टेटमेंट मिलती भी है ना, तो पहले मैनेजमेंट के पास जाता है, बोलता है मैनेजमेंट मैनेजमेंट इसको ठीक कर दो। ऐसे ही नहीं कि मैसेज स्टेटमेंट मिल गई है देखना, मैनेजमेंट को नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट रिपोर्ट में लिखूंगा अपनी, नहीं। ऑडिटर का मकसद ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम दी। तो बेटा अगर मिस स्टेटमेंट है भी ना, तो ऑडिटर मैनेजमेंट के पास जाएगा, बोलेगा ठीक करो। क्योंकि देखो मिस स्टेटमेंट ना, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मिस स्टेटमेंट अगर हुई है ना तो फ्रॉड की वजह से ही हुई होगी। बेटा कभी कभी गलती भी हो जाती है यार। और मैं आपको बताऊं, इतने टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन होती है कि मैनेजमेंट को पता ही नहीं होती। तो ऑडिटर फिर बताता है बेटा आपने यहाँ गलती की है, बेटा तो नहीं बोलता उनको, बोलता है आपने यहाँ पे गलती की है, इसको ठीक कर दो। अगर फिर भी मैनेजमेंट ने ठीक नहीं की, तो फिर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही। बात समझ में आ रही है। तो ऑडिटर का मकसद क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग, और इसका दूसरे अल्फाजों में मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट, सिर्फ मिस स्टेटमेंट नहीं, मटीरियल, क्योंकि छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट्स तो हो सकती हैं। अगर मटेरियल स्टेटमेंट है तब भी आप जी, ना करे चेंज तो बेवकूफ होगी। बेटा ये एक मासूमाना, बिल्कुल मासूमाना सा सवाल है। और वो सवाल ये कि अगर ऑडिटर मौका देता है मैनेजमेंट को कि ठीक कर लो, तो फिर तो मैनेजमेंट बेवकूफ है। यही बोला ना कि भाई मटेरियल में स्टेटमेंट करती क्यों है, ना करे चेंज तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि बताता हूँ क्या होता है। देखो यार मैं तो ना ऑडिट करके आया हूँ, सीधी बात बताऊं, ऑडिट करके आया हूँ, जरा सुनना। अब इसकी बात जो ये बोल रहा है ना, गेम क्या है कि जहन में हमें पता है क्या आता है, एक तस्वुर आता है कि यार मैनेजमेंट को तो पकड़ लेना चाहिए था ना उसी वक्त, जैसे ही मैसेज स्टेटमेंट मिले ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डाल दो, मैनेजमेंट को मौका क्यों दिया। बेटा मैनेजमेंट को ही हमें ऑडिटर इसलिए नहीं आया कि मैनेजमेंट को पकड़ के जेल में डालना है। और ऐसा होता है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बताऊं, सुनना, थोड़ी हजम करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या निकली, मटीरियल मिस स्टेटमेंट निकली। ऑडिटर आया, बोला मैनेजमेंट मैनेजमेंट इसको ठीक कर दो। तो अब मैनेजमेंट ने उसको ठीक नहीं किया, तो इसका इंपैक्ट कहां जाएगा, रिपोर्ट के अंदर ना। अब सुनना जरा, मैनेजमेंट वैसे तो ठीक कर देती है, लेकिन कभी कभी मैनेजमेंट पता है क्या करती है, ऑडिटर आया, बोला मैनेजमेंट मैनेजमेंट ये मिस स्टेटमेंट निकली है मटीरियल, इसको ठीक कर दो। मैनेजमेंट बोलती है अच्छा कौन सी मिस स्टेटमेंट, बोले ये देखो यार यहाँ पे मिस स्टेटमेंट हुई है, बल्कि ऑडिटर को ये पता चल जाए
कि मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है, होता है ना, मैनेजमेंट की टॉप मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है। तो ऑडिटर आया और ऑडिटर बोला यार इसको ठीक कर दो, मैनेजमेंट में से किसी बंदे ने निकाली पिस्टल। हाँ क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। यानी मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि ऐसा भी होता है कि ऑडिटर खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और ऑडिटर को धमकियां भी मिलती हैं। तो बेटा ये बातें तो थोड़ी खतरनाक लेवल की हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यूं समझो कि मासूमाना बिल्कुल किताबी बातें। ऑडिटर को मटेरियल में से स्टेटमेंट मिलेगी, ऑडिटर जाएगा मैनेजमेंट के पास और ऑडिटर बोलेगा ठीक कर दो, मैनेजमेंट ठीक कर देगी तो सब कुछ सही है, ओपिनियन क्या जाएगा, बिल्कुल सही। और अगर मैनेजमेंट ने ठीक नहीं की तो फिर ऑडिटर अपने ओपिनियन में क्या बोल देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं। चलें अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, बेटा ऑडिट क्या है, कोई छापा थोड़ी है कि ऑडिटर की टीम आई, ये कोई एफबीआर की टीम थोड़ी आ रही है तो बोला कंपनी खोलो, चलो चलो दरवाजा खोलो, गार्ड को धक्का दिया इधर और बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालो। ऐसे नहीं होता। क्या होता है बेटा, ऑडिट एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, यानी ऑडिट एक प्लान्ड एक्टिविटी है। ऑडिट क्या है? प्लान्ड एक्टिविटी का मतलब पता है क्या है? सबसे पहले ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। कहां? तो हम बेटा सबसे पहले तो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अब वही वाली बात, नॉमिनेशन पे नहीं आना अभी भाई, ठीक है। इसके बाद अब होगा क्या, अगर लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई चीज बेचूं और बोलूं कि पैसे बाद में दे देना, तो और आपके साथ कोई एग्रीमेंट ना करूं, तो बाद में होगा क्या? हाँ ये देखा, इसने फौरन अपने बारे में बता दिया क्या है ये, बोला भाग जाऊंगा। सीधी बात है, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो ये बोल सकता है आपने सर गुड्स बेचे कब, और गुड्स तो बेचे थे ये भी मान लेता हूं, ये कब बोला था पैसे देने, मुझे तो लगा तोहफा है। या फिर कोई भी मामला हो सकता है। तो जरा समझिएगा, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बाद ऑडिटर और मैनेजमेंट के दरमियान, ऑडिटर और मैनेजमेंट के दरमियान, बेटा मैनेजमेंट कौन है? बीओडी। मैनेजमेंट कौन है? इन दोनों के दरमियान क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। इन दोनों के दरमियान क्या होता है? इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। क्या कहते हैं बेटा? ये वाली इंगेजमेंट नहीं हो रही, वाली इंगेजमेंट नहीं है, ठीक है। ये ऑडिट इंगेजमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिटवीन दी मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। और इस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फीस कितनी होगी, ऑडिट कितने टाइम में कंप्लीट होगा। समझ आ रही है बात? ये मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं। अब अक्सर पता है क्या, ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसे केसेस मिले हैं प्रैक्टिकली। ऑडिटर ऑडिट करने आया, मैनेजमेंट ने बोला चल बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना पहले। तो ऑडिटर बोलेगा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर उसके बाद ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया, मैनेजमेंट क्या बोलती है, ऑडिटर ने बोला फीस, मैनेजमेंट बोला कौन सी फीस, फीस अभी लेना नहीं था। यानी मैं कहने का मकसद ये है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, ये एग्रीमेंट नहीं होगा, तो बेटा बाद में मसले मसाइल होंगे। उन बाद में मसले मसाइल आने से पहले बेहतर क्या है, पहले से ये सारी चीजें डिसाइड कर लो कि फीस कितनी होगी। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे मैं बेसिक सी बात बताता हूं, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करना है। फर्क हुआ ना? सबूत प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल बनाना किसकी जिम्मेदारी है,
बेटा फ्रॉड को डिटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? तो ये बातें डिस्कस होंगी ना पहले से ही। टाइम क्या है ऑडिट का, कितने टाइम में कंप्लीट करना है ऑडिट, ये सारी बातें किधर होती हैं बेटा? ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। इसके बाद फिर बेटा एक कंपनी है, हम ऑडिट करने गए, हम कौन है भाई? ऑडिटर। हम ऑडिट करने गए, हमने सबसे पहले तो जरा सोचो, एक बड़ी कंपनी नेस्ले, गूगल, अमेजोन वगैरह इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, सोचो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर हम देखें तो कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते होंगे? पता नहीं कौन कौन से होते होंगे यार। तो पहले तो ऑडिटर आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझेगा कि कौन से एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अमेजॉन, नेस्ले या गूगल, सबके कंट्रोल सेम होते हैं। तो ऑडिटर ये भी समझेगा जिस क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल्स कौन कौन से लगे हुए, और जिस क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हैं, लेट्स से वो कोई ऑयल और रिफाइनरी की कंपनी है, तो उसके लॉज एंड रेगुलेशन अलग है, बैंकिंग सेक्टर के लॉज एंड रेगुलेशन अलग है, तो उन लॉज एंड रेगुलेशन को भी समझेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों के चांसेस कितने ज्यादा या कितने कम है वो भी समझेगा। तो बेटा होता क्या है, एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट के बाद क्या होती है? निकाह होता है। एंगेजमेंट के बाद बेटा ऑडिटर क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। क्या करेगा? प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या करना है बेटा? प्लानिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग लेता है ऑडिटर। अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? कंट्रोल्स की, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। और साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद है इसको भी समझेगा। यानी अगर लेट से फॉर एग्जांपल ऑडिटर पूछताछ कर रहा है, शुरू में आया प्लानिंग कर रहा है ना, तो डायरेक्टर से मिला, बोला यार आपके यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन कौन बनाता है? तो मैनेजमेंट ने बोला बैंक रिकंसिलिएशन हम बनाते ही नहीं है। तो सोचो ये एक कंट्रोल है ना बैंक रिकंसिलिएशन बनाना। अगर बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनी होगी तो फिर बैंक बैलेंस में गलतियों के चांसेस, इसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर ने ये बात पूछी मैनेजमेंट से, जिसको ऑडिटर को क्या पता चला कि बैंक बैलेंस के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा। समझ आ रही है बात? तो ये सारी चीजें किस स्टेज पे होती हैं? प्लानिंग स्टेज पे। प्लानिंग कर ली, अब क्या करना है? ऑडिट परफॉर्म करना है। अब क्या करना है? ऑडिट परफॉर्म करना है। ऑडिट परफॉर्म करने का मतलब पता है क्या? क्यों आए थे भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने, तो करो ना। किधर करोगे? कौन सा स्टेज है? परफॉर्मिंग स्टेज। टेस्टिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन उससे पहले सुनना इधर, अब थोड़ी सी टेक्निकल बात, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट कर रहा है ना ऑडिटर, उससे पहले परफॉर्मिंग दी ऑडिट के अंदर ऑडिटर एक और चीज करता है, और उसको समझने के लिए यूं समझो बेटा, समझें, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और ये इंटरनल कंट्रोल्स हैं। क्या इन इंटरनल कंट्रोल्स का इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इंपैक्ट है? लेट से अगर मैं बोलूं एक बात, यहां पे ना इस क्लासरूम में गोल्ड पड़ा हुआ है, तो सोचो कैसे कैसे कंट्रोल लगे हुए होंगे। कैमरा तो अभी भी लगा हुआ है, लेजर वाला, भाई गार्ड खड़े हुए होंगे, ऐसा लॉक लगा हुआ होगा कि कोई नहीं खोल पाए, सिर्फ सर हमारे सर्वर के पास एक्सेस होगा या सर शरीफ तबानी के पास एक्सेस होगा, ऐसा ही है। ये सारे कंट्रोल्स लगाए। अगर ये कंट्रोल्स मौजूद ना हो, जैसे ये क्लासरूम अभी खुला हुआ है वैसे ही खुला हुआ, और यहाँ पे जो जो एक एक बच्चा बैठा हुआ है ना उसकी जगह पे एक एक तोला गोल्ड पड़ा हुआ, तो गोल्ड कहाँ जाएगा? हवा में बेटा, गायब। अब सुनना इधर, यही गोल्ड एक एसेट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, यहां पे गोल्ड मौजूद है, चोरी हो गया फिजिकली गोल्ड, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो गोल्ड नजर आ रहा होगा।
तो दैट मींस कंट्रोल्स का क्या है, इंपैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इससे पहले एक और आसान एग्जांपल दी थी, बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म ही नहीं होती, तो फिर बैंक बैलेंस में क्या होगी, मिस स्टेटमेंट्स। तो दैट मींस इंटरनल कंट्रोल हैज एन इंपैक्ट ओवर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कंट्रोल्स अच्छे, अब सुनो इधर लिखने से पहले, अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं, कंट्रोल स्ट्रांग है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों के चांसेस कम नहीं हो जाएंगे। और अगर कंट्रोल्स बुरे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो यानी इधर अब देखो यार, पहली बात तो ये लिखो कि इंटरनल कंट्रोल्स हैज एन इंपैक्ट ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरनल कंट्रोल हैज एन इंपैक्ट ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरी बात, इफ इंटरनल कंट्रोल्स, बेटा आईसी लिख रहा हूं, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स की जगह क्या लिख रहा हूं, आई सी, यानी इंटरनल कंट्रोल्स। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, तो फिर इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी ROMM, यानी ROMM लेस होगा बेटा। स्ट्रांग की जगह मैंने यहां पे एरो लगा दिया कि कंट्रोल्स स्ट्रांग है, बता रहा हूं क्या है ROMM, ठीक है। अगर कंट्रोल्स बोलो स्ट्रांग है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ROMM क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बेटा बढ़ जाएगा। तो अब खुद अकल लगाओ, थोड़ा सा बड़े हो जाओ बेटा, अकल लगाओ। आप ऑडिटर हो, आपने फील्ड वर्क शुरू किया, आप डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चले गए। इधर यार, इधर 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 भाई, इधर इधर। शुरू में मैंने क्या बोला था, मेरी आंखों में जज्बात समझो ना। इधर देखो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट शुरू कर दिया, ऑडिटर हो ना आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट शुरू कर दिया, और पता ये चला आपने पूरे बैंक बैलेंस का ऑडिट कर दिया, पता चला जिस बैंक बैलेंस का आपने ऑडिट किया उस पर कंट्रोल्स ही वीक लगे हुए, आप क्या कर रहे हो, बैंक रिकंसिलिएशन को चेक कर रहे हो। एक डॉक्यूमेंट है ना बैंक रिकंसिलिएशन, उसको चेक कर रहे हो, उसकी कैलकुलेशन चेक कर रहे हो। पता चला भाई कि बैंक रिकंसिलिएशन पता है कौन बनाता है, जो बंदा कैश बुक बनाता है। बताया था ना बचपन में FA1 में कि बैंक रिकंसिलिएशन जो बंदा परफॉर्म कर रहा है वो कैश बुक नहीं बनाएगा। तो बेटा यहां सोचो, जो बैंक रिकंसिलिएशन बनी हुई होगी उसमें फ्रॉड और एरर के चांसेस बढ़ नहीं गए। तो अब समझो अकलमंदी इसमें है, इससे बेहतर अकलमंदी किसमें है कि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने से पहले किस चीज को टेस्ट कर लो, इंटरनल कंट्रोल्स को। तो बेटा ऑडिटर क्या करता है फील्ड वर्क के अंदर, जब ऑडिट परफॉर्म कर रहा होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने से पहले किस चीज को टेस्ट कर लेता है, कंट्रोल्स को टेस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। क्या बोलते हैं, चलो अब मेरे साथ साथ दोहराओ बेटा, इधर इधर। while performing the audit, बोलो, auditor test the internal controls before testing the, क्यों, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स का ताल्लुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, अगर कंट्रोल्स बुरे होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। तो एक दफा देखो, पहले AGM के अंदर ऑडिटर अपॉइंट हुआ, फिर क्या हुआ बेटा, ऑडिट एंगेजमेंट, फिर क्या हुई बेटा, प्लानिंग के बाद। अब बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पूरा खुल, ऑडिटर ने खुल के ऑडिट कर लिया, कंट्रोल्स को पहले टेस्ट किया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया। अब किस तरफ जाएंगे, ओपिनियन देने की तरफ ना। ओपिनियन देने से पहले ऑडिटर अपने पूरे ऑडिट को एक दफा क्या करता है, रिव्यू करता है। इसको हम रिव्यू स्टेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
और उसके बाद रिव्यू करने के बाद अगर ऑडिटर को लगता है सब कुछ ठीक था, जो ऑडिट परफॉर्म हुआ वो एज पर बिल्कुल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, एक नया वर्ड, जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ऑडिट के क्या होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो ऑडिटर रिव्यू के टाइम पे देखता है सब कुछ एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, कोई ऐसी मटेरियल स्टेटमेंट बाकी नहीं रही, तो फिर ऑडिटर किस तरफ जाता है, ओपिनियन देने की तरफ। इस ओपिनियन को हम क्या बोलते हैं, और ये ओपिनियन ऑडिटर किसके अंदर देता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। बेटा जूम आउट कर दूं, बताता हूँ ये सारे। अच्छा देखो आप लोग ना, आ, इधर स्टूडेंट्स ने भी, कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी पूछा हुआ है सर कि यहाँ पे रिव्यू थ्रेट नहीं आएगा, और जो है ना वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और अभी यहाँ पे एक और सवाल आप पूछा कि ऑडिटर ने उस रिपोर्ट के अंदर कोई चीज़ ऐसी स्पेसिफाई नहीं की होगी, या फिर एक बच्चे ने पूछा टॉपिक को स्पेसिफाई नहीं किया। बेटा सुन ले, अभी मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी कोई टॉपिक, सारी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। और शुरू में ही मैंने बोला था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका माइंडसेट डेवलप करेंगे बिफोर स्टार्टिंग दी कोई भी टॉपिक, हम बेसिक पढ़ रहे हैं। अब सुनो इधर, बेटा आपने जो सवाल पूछा ना, माजरत के साथ मैं आपकी इस बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि अब सुनना क्यों नहीं दे सकता, बेटा ये एक अलग टॉपिक है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक पूरा एक अलग टॉपिक है, प्लानिंग एक अलग टॉपिक है, परफॉर्मिंग दी ऑडिट अलग, उसके बाद रिव्यू अलग, और ऑडिट रिपोर्ट वाला टॉपिक यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ओपिनियन ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक बिल्कुल, यानी ऑडिट के अंदर यूं बोलो कि 5 सेक्शंस हैं मेनली। मेनली क्या है, एक ऑडिट एंगेजमेंट वाला, इसके अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी आते हैं, यानी एथिक्स भी आएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आएगा, सही है। ये प्लानिंग स्टेज एक पूरा एक अलग सेक्शन बोलो क्या है, फिर उसके बाद परफॉर्मिंग द ऑडिट एक अलग, फिर रिव्यू ऑफ ऑडिट को हम क्या बोलेंगे, ये एक अलग, और उसके बाद अश्योरेंस को हम क्या बोलेंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट रिपोर्ट वाला एक टॉपिक अलग है बिल्कुल। तो देखो ये बेसिकली क्या पता है क्या है, इसको जो हमने पढ़ा, इसको हम ऑडिट की स्टेजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना ऑडिटर अपॉइंट करने से पहले ऑडिट परफॉर्म करना शुरू कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता कि रिव्यू पहले करे ऑडिट बाद में करे। तो बेटा ये सीक्वेंस है, ऑडिटर अपॉइंट हुआ, फिर उसके बाद प्लानिंग, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इसका मतलब क्या है, ये पूरी एक सीक्वेंस है, एक पूरा क्या है, ऑडिट का प्रोसेस है। और समझ लो ये पूरा ऑडिट ही तो है जो हमें 2.5 महीने में पढ़ना है, ये है पूरा ऑडिट। यानी यहां पे मैंने आपको बताने की कोशिश ये की है कि ये एक एक सेक्शन जो है ना हम पढ़ रहे हो, ये एक एक सेक्शन हम, ये देखो, एरियाज ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस, ऑडिट फ्रेमवर्क एंड, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एथिक्स भी आ जाएगा, इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी सीजी भी आ जाएगा, फिर क्या आया बेटा, प्लानिंग एंड, अच्छा ये जो ऑडिट फ्रेमवर्क वाला मामला है ना, इसी के अंदर आपकी जो मैंने अभी बताया एंगेजमेंट वगैरह, ये भी इसी में आता है। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिट एविडेंस रिव्यू एंड रिपोर्टिंग, पूरा ऑडिट है बेटा ये। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि हम जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी एक और क्लास थोड़ी बेसिक जाएगी, जिसमें हम अश्योरेंस को डिटेल में समझेंगे कि अश्योरेंस क्या होता है, सही है। उसके बाद जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ना, हम प्रोसेस की सीक्वेंस के हिसाब से नहीं चलेंगे बेटा, यानी वैसे उसूलन तो क्या होता है, पहले ऑडिट एंगेजमेंट पढ़ना चाहिए, लेट ये वाला पहला सेक्शन पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए, प्लानिंग एंड, लेकिन हम ऐसे, हम पहले स्टार्ट क्या करेंगे, इसके बाद किस पे आएंगे, ऑडिट। बेटा ऑडिट एविडेंस का मतलब यूं समझो कि ये क्या है, टेस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट एविडेंस क्या है, टेस्टिंग ऑफ, सुनो इधर, जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करता है ना,
इसका ऑडिट की जबान के अंदर एक अल्फाज है, इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव। फिर इसके बाद रिव्यू और रिपोर्टिंग। तो बेटा हमारी सीक्वेंस ऐसे रहेगी कि पहले इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ेंगे, फिर ऑडिट एविडेंस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे रिपोर्टिंग, फिर पढ़ेंगे रिव्यू, फिर क्या पढ़ेंगे? तो अब जहन बना लो, हमारा पहला टॉपिक कौन सा शुरू हो रहा होगा? तो अभी जो टॉपिक टॉपिक कर रहे थे ना बेटा, कहानी कहां से शुरू हो रही है? इंटरनल, फिर मेनली नाम क्या लोगे, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग, जिसके अंदर क्या होती है? ऑडिट की रिपोर्ट। क्या होती है? ऑडिट की। फिर उसके बाद रिव्यू, फिर उसके बाद किधर जंप करेंगे? प्लानिंग पे। ये नंबर मैंने गलत लिख दिया, ये चौथा नंबर है। पांचवे पे क्या है बेटा? और फिर जब सारे ये मेन मेन टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसके बाद एंड में किस पे आएंगे? ऑडिट फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन पे। बात क्लियर हो रही है? जी। कितनी क्लासेस लगेंगी? इसको थोड़ा सा मैं वाइंड अप कर दूं, फिर इंशाल्लाह। चलें इधर देखें बेटा, इसको एक दफा देखें, आप आगे ही आ जाए ना। सब दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? ये अभी बात बताई थी ना, ये वाली। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो। ऐसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। अब सही है? हाँ भाई। यार एक तो ना तुम लोग क्या पैसे वैसे नहीं देते यहाँ पे? फुल पेमेंट, और अगर पढ़ना होगा तो करोगे ना पेमेंट अभी? हाँ भाई। तो ये अगर नजर नहीं आ रहा तो खामोश क्यों बैठे हुए हो? बता दो ना पहले। चले इधर दूसरी एग्जाम्पल देखें। अगर बैंक रिकंसिलिएशन वीकली परफॉर्म हो रही है, इसका मतलब कंट्रोल अच्छा है, और इससे फिर चांसेस क्या होंगे? एरर्स के कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये वाली बात बताई थी, रिलेशन ऑफ कंट्रोल्स विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कंट्रोल्स तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, अगर कंट्रोल्स वीक होंगे तो फिर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी हायर। थोड़ा सा जरा ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी देख लें भाई। प्रीवियस स्लाइड शो कर देते हैं बेटा, शो कर देते हैं प्रीवियस स्लाइड। ये रही प्रीवियस स्लाइड। ठीक है। चलें जी, आज की क्लास में आपको क्या क्या पता चला? पहले तो ये पता चला कि ऑडिटर कोई चोरी वोरी पकड़ने, ऑडिटर क्या करने आया है? ये इंश्योर करने आया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखें, कुछ एक्सपेक्टेशन गैप था पहले, जो इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लेन करना होगा तो कर भी दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ भाई? इट इज द गैप ऑफ द पब्लिक ओपिनियन अबाउट ऑडिट एंड व्हाट ऑडिट एक्चुअली। तो देखें यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। पहली बात, पढ़ो पहली बात को। हाँ भाई, डिस्कस की थी ना ये बात हमने। दूसरी बात, पहली बात देखो भाई, पढ़ लो यहाँ पे पहली बात में, अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। ऑडिटर बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किस पे करता है? सैंपलिंग बेसिस पे। दूसरी बात देखो अब, ऑडिटर क्या करता है? बेटा आपका नाम क्या है? सारा। बेटा ऑडिटर मटेरियल आइटम्स का ऑडिट करेगा ना। अगला पढ़ो सारा, आगे थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बताया था ना भाई, ऑडिटर गारंटी नहीं देता बल्कि क्या देता है? ओपिनियन देता है। और मैंने ये बोला था कि गारंटी ऑडिट के अंदर आराम है। चलें जी, आखिरी पॉइंट पढ़े। इस आखिरी बात में कोई मसला? ये सारी बातें हमारी डिस्कस हुई हैं। तो बेटा सुन लो, कभी कभी एग्जामिनर आपसे नॉलेज बेस के अंदर पूछ लेता है। नॉलेज बेस के अंदर पूछ लेगा आपसे। अब नॉलेज बेस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने क्या बोला आपको? मैं एक सेपरेट पोर्शन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अपनी वर्किंग ही छोड़ दो सारी। सही है? तो यहाँ पे ये जहन में रखना कि ये थ्योरी में पूछ सकता है। अच्छा, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के ऊपर देखेंगे। बेटा सुहेब खुद तो सो जाएगा, दूसरों को भी सुला देगा। अभी तो तीसरी अटेम्प्ट है, माहौल क्यों खराब कर रहा है? चलें बेटा इसको पढ़ें। नजर आ रहा है ये? मैं पढ़ दूं? मैं पढ़ लूं? क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे? द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट इज टू एनहेंस दी, किसका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस? इंटेंडेड यूजर कौन होता है भाई? सबसे बड़ा इंटेंडेड यूजर बेटा शेयर होल्डर है। और मैंने क्या बताया था, जब ऑडिटर ओपिनियन देता है तो उससे उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है? ट्रस्ट बढ़ जाता है बेटा, भरोसा। किसके ऊपर भरोसा बढ़ जाता है बेटा? दिस इज अचीव बाय द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन। कौन देता है ये ओपिनियन? आगे क्या लिखा हुआ है? ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन मटीरियल रेस्पेक्ट, इन मटीरियल नहीं, मटीरियल रेस्पेक्ट में, इन अकॉर्डेंस विथ। बेटा ये ऑडिट का पर्पस है। ऑडिट का पर्पस ये आपके सामने है। अब देखो, बस ये छोटी सी बात करेंगे आज की क्लास में, देन उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लासेस कितनी होंगी हमारी और हमारा कोर्स कब खत्म होगा। हम्म हर कंपनी के लिए एक अमाउंट मटेरियलिटी के प्रयास से डिफरेंस है। हम्म वो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि अगर किस तरह की कंपनी है तो कितनी अमाउंट मटेरियल है, कितनी अनमटेरियल है, कौन सी ट्रांजेक्शन मटेरियल है या अनमटेरियल है। भाई का सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रांजेक्शन मटीरियल है और मटीरियलिटी कैसे जज होगी? तो पहली बात सुन लें, ये ऑडिटर की जजमेंट होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हमने पढ़ा था, मटीरियलिटी को इवैल्यूएट करना इज अ सब्जेक्टिव मैटर। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो भाई ये तो हर किसी की, ऑडिटर के अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। या ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वहां कितना रिस्क देखा। और अब मजे की बात है, इसको कंक्लूड करके ये बोलता हूं कि जैसे मैंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का बोला था, तो बेटा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर एक स्टैंडर्ड मटीरियलिटी पे भी है, जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। हाँ, मटेरियल तो है, ये तो डेफिनेशन बता रहा है भाई। ऐसा है, एक मिनट एक मिनट, कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ यहाँ पे जिसको यही नहीं पता मटीरियलिटी क्या होती है?
ओ भाई सच में बताओ, है? वाकई में कोई किसी को ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं है मामला कि इसको यही नहीं पता मटीरियलिटी क्या होता है? ओ भाई बता दो यार। चलो बता देता हूं। मटीरियलिटी क्या है? मटीरियलिटी का मतलब ये है कि वो इंफॉर्मेशन या वो मिस स्टेटमेंट जिसके अगर ना होती वो मिस स्टेटमेंट तो इंटेंडेड यूजर का डिसीजन कुछ और होता। लेट्स से मैनेजमेंट ने एक्सपेंसेस के अंदर से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को उड़ा दिया, डाला ही नहीं, तो अब प्रॉफिट क्या हो जाएंगे बेटा? मैं इंटेंडेड यूजर शेयर होल्डर, मैंने देखा हो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इतने प्रॉफिट्स कर दिया इन्वेस्ट। बाद में पता चला कि भाई इतना भारी भरकम उनके पास एसेट्स थे जिसकी वजह से इतना बड़ा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे इंक्लूड ही। और अज्यूम कर लो कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे ना वो प्रॉफिट्स नहीं लॉसेस में तब्दील हो गए, तो क्या मैं इन्वेस्ट करता? अगर वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होता, शो हो रहा होता, तो क्या मैं इन्वेस्ट करता? इसका मतलब नहीं करता ना। प्रॉफिट्स में शो हो रही थी, अब लॉसेस में शो हो रही है। हाँ। ओ भाई कैश एक्सपेंस एक्सपेंस तो है ना अल्लाह के बंदे। एक मिनट, बोला कैश एक्सपेंस नहीं है, क्रेडिट पे सेल्स हुई है वो तो इनकम, क्रेडिट इनकम है फिर। तो मैं बोलूँ ये इनकम ही नहीं है कंपनी की। सोचना पड़ जाए सोचना पड़ जाए। भाई मटेरियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जिससे इंटेंडेड यूजर का फैसला बदल सकता है। वो इंटेंडेड यूजर यूं बोले, अगर ये पहले, ये तो वर्डिंग देखो इंटेंडेड यूजर की। इंटेंडेड यूजर ये बोले, अगर ये बात पहले पता होती ना तो शायद इन्वेस्ट ना करता। इसका मतलब समझ जाओ वो इंफॉर्मेशन क्या है? मटेरियल। और मटेरियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना जजमेंट पे डिपेंड करता है। लेट से फॉर एग्जांपल मैं ये बोल सकता हूं कि 10,000 की ट्रांजैक्शन मेरे लिए मटेरियल है, शायद आप बोलो सर ये इमटेरियल लग रही है। मेरी नजर में छोटा सा एक प्रोविजन मैं बोलूं मटेरियल है। मैंने जब ऑडिट किए तो हमने प्रोविजन के ऑडिट किए जा जाके, और अमाउंट इमटेरियल नजर आ रही होती थी, लेकिन प्रोविजन की नेचर तो देखो, प्रोविजन बाय नेचर इटसेल्फ क्या है? मटेरियल। तो जजमेंट पे ही हुआ ना डिपेंडेंट। यानी किसी को, किसी ऑडिटर को लगता है कि ये मटेरियल है, किसी दूसरे ऑडिटर को लग सकता है ये इमटेरियल है। तो मटीरियलिटी तो बेस्ड ही क्या करती है? जजमेंट। आगे हम पढ़ेंगे कि मटीरियलिटी ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे है कि मटीरियलिटी कैसे कैलकुलेट करता है। कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि 10,000 की अमाउंट मटीरियल, 10,000 से नीचे इमटीरियल, ऐसा नहीं है। वो ऑडिटर खुद अपनी जजमेंट पे, जजमेंट के बाद इवेल्युएट करके सेट करेगा। आ जाओ बेटा यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। बेटा ऑडिट किसके लिए है? शेयर होल्डर्स की। तो ऑडिट से होता है क्या? शेयर होल्डर को क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसके बाद जो ऑडिट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कर देता है? क्रेडिबिलिटी को ऐड कर देता है। ये तो और सही नजर आ रहा है? बेहतर हुई है, विजिबिलिटी और खराब हो रही है? ये असल में ना स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन कुछ और आ रही है, कलर्स एक्चुअली जो मैं यूज कर रहा हूँ वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा अब इधर देखें, तीसरी बात क्या है बेटा? जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, उस पे भरोसा होगा तभी तो उसी की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगी। तो बेटा ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो स्टेक होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, बेस्ड ऑन दी कौन सा डिसीजन? इन्वेस्ट करें या बैंक किस, क्या सोच रहा होगा, इनको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो बेटा ये किस पे होगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना। मैं एक बात बताऊं आपको, कंपनी जब बैंक में लोन लेने जाती है ना, तो कंपनी पता है क्या, और बैंक पता है क्या बोलती है कंपनी को? अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ला के दिखाओ, क्योंकि भरोसा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही किया जा सकता है। आखिरी बात बेटा, ये पढ़ें एक दफा,
It enables the auditor to give constructive advice to the on the system. देखें, अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि ऑडिटर आया और बोला यार ये मैनेजमेंट तो चोर है, यहाँ पकड़ो इनको डालो जेल में अंदर, मिस स्टेटमेंट भी निकलेंगी मटेरियल वाली, तो क्या बोला था, जाके ठीक करवाएगा, ऐसा ही है। तो जब ऑडिटर कंट्रोल्स को समझने के बाद टेस्ट करता है ना, सुनो इधर, जब ऑडिटर कंट्रोल्स को चेक कर रहा है, कंट्रोल्स को चेक करने के बाद कोई भी बुरे कंट्रोल निकलते हैं ना अगर, तो ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट रिपोर्ट। इसको क्या कहते हैं, या फिर रिपोर्ट ओवर द इंटरनल कंट्रोल्स, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट ओवर दी इंटरनल कंट्रोल्स को ऑडिटर क्या करता है, टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद जो भी वीक या फिर बुरे कंट्रोल्स निकलते हैं या उसके अंदर कोई भी ऐसी डेफिशिएंसीज, तो ऑडिटर उसकी क्या बनाता है बेटा, यहां पे बनाता है उसकी वो एक मैनेजमेंट रिपोर्ट या फिर इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट। इस इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर पता है क्या बताता है, कि आपके फला फला कंट्रोल्स वीक हैं और इनको ठीक करने के लिए आप ये कर सकते हो, आपके ये फला फला कंट्रोल्स मैनेजमेंट, आपके ये फला फला कंट्रोल वीक हैं, इनको ठीक करने के लिए आप ये वाले कंट्रोल्स लगा सकते हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ऑडिटर इटसेल्फ कंट्रोल्स को टेस्ट करने के बाद मैनेजमेंट को सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एडवाइस कर रहा है, और वो एडवाइस किसमें कर रहा है, वो इंटरनल कंट्रोल, और इसको क्या बोलते हैं दूसरे अल्फाजों में, मैनेजमेंट रिपोर्ट। बेटा इसका यूजर कौन है इस रिपोर्ट का, मैनेजमेंट के लिए ये रिपोर्ट, कि भाई आपके कंट्रोल्स, ऑडिटर नहीं बोलता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हमने आपके जब कंट्रोल टेस्ट किए तो हमें ये वाली डेफिशिएंसीज मिली, पूरी रिपोर्ट के अंदर ये वाली डेफिशिएंसीज मिली, इन डेफिशिएंसीज को ठीक करने के लिए इसकी रिकमेंडेशन ये कहाँ होगा। तो सोचो जब ऑडिटर बताएगा मैनेजमेंट को कि आपके ये वाले कंट्रोल बुरे हैं और इनको ऐसे ठीक कर लो, तो सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, कौन से सिस्टम के अंदर, इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर। इसमें कोई सवाल, हाँ बताता हूँ। बेटा ऐसा समझो, कंस्ट्रक्टिव एडवाइस का मतलब ये इस्लाह करना ताकि बेहतरी आए चीजों में। ये बेसिकली ऑडिटर की असल जिम्मेदारी नहीं है। असल जिम्मेदारी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये सिर्फ एक क्या है, कंस्ट्रक्टिव, भाई कंट्रोल को इंप्रूव कर लो आपका ही फायदा है, कंट्रोल को इंप्रूव कर लो आपका ही फायदा है। तुम्हारे सवाल गलत नहीं है, लेकिन आगे के हैं। लेकिन इससे सवाल क्या पूछा है ये बताता हूं मैं आपको। ये बोल रहा है कि सर अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिल जाए, वो मैनेजमेंट की तरफ जाएगा या विसल ब्लोइंग की तरफ जाएगा। आप सोचो, अपने आप को एज एन ऑडिटर रख के देखो, आपको फ्रॉड मिला और आपको पता चला उसमें कंपनी का सीईओ इन्वॉल्व है, क्या करोगे, ये बोलोगे सीईओ साहब आप तो फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हैं। फिर वही वाली मिसाल दी थी ना मैंने, सीईओ साहब क्या बोलेंगे, पता है, जिंदा रहना चाहता है, या फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हाँ यार, इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये कि ऑफर भी होती है ना। मैं आपको एक केस बताऊं, अपने, बल्कि कंपनी का नाम ही नहीं बताता, हमने ऑडिट किया, एक कंपनी, छोटी कंपनी थी, ऑडिट किया, भर भर के उसमें मिस स्टेटमेंट मिली, कौन सी, मटेरियल। हम, तकरीबन मेरा दूसरा ऑडिट था, तो मैं खुश, मतलब पहली दफा ऐसी रिपोर्ट मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक, कोई करेक्शन भी नहीं करवाई। हम गए ऑडिट पार्टनर के पास, नाम नहीं ले रहा, सर यूं बोलते थे, वो मेमन थे, बोले बस ठीक है इसमें कोई रिस्क नहीं है, उन्होंने यूं बोला और ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर दिया कि ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल
ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बनी हुई एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी उसमें ओपिनियन लिखा होता है इन आर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स। तो बेटा कभी कभी पैसे भी चलते हैं, लेकिन किसी को बताने का। जी जी क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ कोई और ऑडिटर, उसको क्या शौक है? अगर मैं पब्लिक हूं, मैं सोचूंगा इसकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। किस बेसिस पे पकड़ोगे? रिपोर्ट की बेसिस पर। रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें तो नहीं होंगी ना, रिपोर्ट के अंदर क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होती, तो क्या उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी पब्लिश होती हैं, सेल्स इनवॉइसेस भी पब्लिश होती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स भी पब्लिश होते हैं। बेटा पकड़ा जाता है, आप जरा आज ही गूगल करना एनरॉन कॉर्पोरेशन का केस, यानी F4 में शायद आपको सर ने बताया हो एनरॉन कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाते हुए। आज की क्लास में नहीं, इंशाल्लाह बताऊं, बल्कि चलो बता दो, बल्कि नहीं, नमाज का टाइम हो जाए तो इंशाल्लाह भाई इस तरह की चीजें मैं आपको बताऊंगा। पकड़ने के लिए पता क्या होती है, अथॉरिटीज होती है, ठीक है, वो पकड़ेंगे। अगर कोई केस पकड़ा गया ऐसा तो फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। और एनरॉन कॉर्पोरेशन के अंदर पता है क्या हुआ था, बाकायदा जो सीईओ था ना उसको जेल हुई। ऑडिटर, पहले अभी बिग फोर सुना है ना आपने, पहले होती थी बिग फाइव, आर्थर एंडरसन, वो बिग फाइव ऑडिट कर रही थी और वो इन्वॉल्व थी साथ फ्रॉड के अंदर, तो उसका लाइसेंस भी, कंपनी भी बैंकरप्ट हुई, मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ शेयर होल्डर्स को, और ऑडिटर भी जेल में गया, और जो सीईओ थे वो भी। हाँ हाँ, जूनियर या फिर सीनियर को जाएगा भाई, जिसकी साइन है वो अंदर। तो बेटा फिर पता है क्या होना चाहिए, ये बोल रहा है सर अगर जूनियर और सीनियर नहीं गलत बताया, तो बेटा फिर पहले तो सीनियर को ये बोलना चाहिए कि पहले तू खुद जूनियर बन। ऑडिट पार्टनर उस काबिल ही नहीं है, इसका मतलब तो कि अगर उसको जूनियर और सीनियर गलत बता रहे हैं और उसने समझ लिया हाँ यही है, तो बेटा फिर उसको ऑडिट पार्टनर नहीं होना चाहिए, उसको फिर F8 की क्लास में होना चाहिए। जी ऑडिट फर्म्स होती है ना, पार्टनरशिप फर्म्स होती है। नहीं ऐसा कोई खास मकसद नहीं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, इतनी ज्यादा कोई शेयर होल्डर्स की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों बनाया कंपनी? जी जो रिपोर्ट पे साइन करेगा वो ऑडिट पार्टनर है, सही है, उसका नाम क्या होता है? नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि ऑडिट पार्टनर एक ही हो, एक फर्म के अंदर एक से ज्यादा ऑडिट पार्टनर होते हैं, तब भी नाम ऑडिट पार्टनर ही। अच्छा सुने इधर, लिमिटेशंस क्या है बेटा? ऑडिट हम कैसे करते हैं? टाइम कांस्टेंट है ना, पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे करना है? 2 से। उसके बाद ऑडिट कैसे होता है? सैंपलिंग बेसिस पे। तो सुनो जरा, ये ये लिमिटेशन क्यों है? लेट से इंटायर पॉपुलेशन के अंदर इन्वेंट्री की इंटायर पॉपुलेशन के अंदर 100 ट्रांजैक्शंस थी, क्या ऑडिटर सबका ऑडिट करेगा? ऑडिटर कैसे करेगा? इसमें से सैंपल लेगा, ऑडिटर ने सैंपल लिया लेट से 30 ट्रांजैक्शंस का, वो 30 ट्रांजैक्शंस के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं मिली, लेकिन हुआ क्या, कुदरत का करना क्या था, बाकी जो 70 ट्रांजैक्शंस थी ना उसमें फॉर एग्जांपल मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो हो सकती है ना। तो इसका मतलब इसको हम ये बोलते हैं जो सैंपल निकाला वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो बाकी पॉपुलेशन रह गई उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो बेटा यहां पे ये ऑडिट की क्या है, लिमिटेशन है। ऑडिट एविडेंसेस में बी परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑडिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव वर्क, जजमेंट्स हैव टू बी मेड बाय जजमेंट हैव टू बी मेड, ऑडिटर जजमेंट में नॉट बी एप्रोप्रिएट समटाइम्स। प्लानिंग कर रहे थे, इधर देखो ये हमारी टीम थी ऑडिट की,
मैंने बोला यार अब्दुल्ला को ना प्रोविजन का ऑडिट करने के लिए देते हैं। अब पता पड़ा अब्दुल्ला भाई के अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं, 50 पे तो उसका एफआर पास हुआ है, तो प्रोविजन का ऑडिट करने के लिए दे दिया उसको। तो अब होगा क्या, ये भाई साहब इसमें मिस स्टेटमेंट निकालना मुश्किल होगी ना इसको। तो दैट मीन्स क्या हुआ, मेरे एक फैसले की वजह से ऑडिट के ऊपर क्या हुआ, असर आया ना। तो देखो बेटा, कभी कभी आपके ऑडिटर के जो फैसले होते हैं ना, उसकी वजह से वो क्या होते हैं, कभी कभी अप्रोप्रिएट नहीं होते, जिसकी वजह से ओपिनियन गलत हो सकता है। इसी तरह मटीरियलिटी का लेवल क्या होगा, सैंपलिंग का साइज क्या होगा, ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये एक जजमेंट पे बेस करती हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ऑडिट एक ऑब्जेक्टिव वर्क नहीं है, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होती है, जजमेंट इन्वॉल्व होती है, और जजमेंट कभी कभी गलत भी। अब आ जाते हैं, एविडेंसेस में बी परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। बेटा इस बात को यूं समझें कि लेट्स से फॉर एग्जांपल सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट किया, अब आप इस सैंपलिंग बेसिस पे क्या बोलोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है। हो सकता है मैंने क्या बोला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल जो बाकी पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या हो, मटेरियल में स्टेटमेंट, तो हम पता है क्या बोलेंगे, ऑडिट के अंदर जो सबूत होते हैं ना वो परसुएसिव होते हैं रादर देन। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैनेजमेंट के पास केपीएमजी आई, पहले साल भी ऑडिट किया, दूसरे साल भी ऑडिट किया। लेट्स से नेस्ले ले लो, नेस्ले का ऑडिट पहले साल भी केपीएमजी ने किया, दूसरे साल भी। अब मैनेजमेंट को पता होगा इनका ऑडिट करने का तरीका क्या है, तो मैनेजमेंट सबूतों को ऐसा प्रोवाइड भी कर सकती है। फिल्में देखी है ना आपने, जिसमें कातिल क्या करता है, ऐसे कोशिश करता है कि उसने कत्ल, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को ऐसे सबूत प्रोवाइड करे जिसके अंदर मिस स्टेटमेंट ना हो, हालांकि पीछे क्या है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, लेकिन ऑडिटर क्या करेगा, उन्हीं सबूतों की बुनियाद पे क्या दे देगा, ओपिनियन दे देगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि एविडेंसेस ऑडिटर जितने भी कलेक्ट करता है वो परसुएसिव होते हैं रादर देन कंक्लूसिव। चलें बेटा, अब इसको मैं ना यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल तो हमारी वीक में पर वीक हमारी 3 क्लासेस होंगी फिलहाल, शुरू शुरू में। इसके बाद बेटा ये 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं। चौथी और पांचवी कब और कैसे कहाँ होगी मैं आपको बता दूं। सही है, तो फिलहाल चल रही हैं 3, लेकिन उसके बाद 4 भी होंगी, और इसके बाद नेक्स्ट जी। अच्छा, क्लासेस जो आपकी 3 क्लासेस होनी है ना, इसमें जैसे आज एक फ्राइडे को हुई, एक मंडे को होगी, एक आपकी वेनेसडे को होगी, और उसके बाद एक फ्राइडे। जो मंडे और वेनेसडे वाली क्लास है ना, ये आपकी होगी 3 से 6, और ये जो फ्राइडे वाली क्लास है ये कब होगी, अच्छा 12 से 3, सॉरी यार, ये बताने आया था मुझे, ठीक है। असम से मिली। अच्छा, तो हमारी मंडे और वेनेसडे की क्लास कब होगी, 12 से, और हमारी फ्राइडे वाली क्लास 10 से 1। अब सुने ज़रा हमारे कोर्स की डेडलाइन क्या होगी। बेटा हमारा कोर्स, हमारा पेपर हमें दिसंबर में देना है, बिल्कुल सारे दिसंबर में ही देने वाले हो ना। हमारा कोर्स खत्म होने वाला है इंशाल्लाह 15 नवंबर। हमारे कोर्स की क्या है बेटा, 19-20 हो सकता है, 19-25 नहीं होगा। हाँ, मैं जोर से तो बोल। अच्छा, मजा नहीं, कोशिश कर थोड़ी सी, शक्ल दिखा इधर, लाखों की बात तू नहीं किया कर बेटा, शूट नहीं करी तेरे, मजाक कर रहा है। अच्छा भाई इधर देखें, इंशाल्लाह आप कमाएंगे, लाखों में कमाएंगे यार। अच्छा इधर देखें भाई, डेडलाइन क्या है हमारी, 15 नवंबर की हमारी डेडलाइन है। और एक चीज मैं अभी क्लास खत्म करते करते ही बोल दूं दोबारा, बेटा आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस बोलूंगा कि 3 दफा करो 4 दफा करो, आप करोगे, अपने आंसर्स चेक
करवाओगे, मैं आपको मार्किंग करके दूंगा। रिमेंबर दैट ऑडिट में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने पास होने के चांसेस। प्रैक्टिस नहीं की गए, ठीक है जी जी, प्रैक्टिस के साथ भाई, प्रैक्टिस के बगैर तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, प्रैक्टिस के बगैर जी। पास पेपर भी बेटा, अभी मैं आपको बता दूं, पहला टॉपिक हमारा इंटरनल कंट्रोल्स है, मैं आपको तकरीबन इसके कम से कम 10 सवाल करवाऊंगा और वो पास पेपर और किट के क्वेश्चन ही होंगे। चलें जी, एक मिनट बैठो, ये तो मेरे मतलब की बात है ना। आर्ली रेट भी बता दूं, तकरीबन बेटा ऑडिट जो है ना, पढ़ाने की क्लासेस में हमारे 120 घंटे लगते हैं, ठीक है। और कुछ, चलें जी, विद दैट आई एम मार्किंग द एंड ऑफ दिस सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। किसी के भी अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। ज्यादा काम नहीं है अदिल मेमन, ज्यादा काम नहीं है कैलकुलेटर का, ठीक है। ओके अदिल। ओके सर। अल्लाह हाफिज।